अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट सैयद एरनम फातिमा और आपका ट्यूसडे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आ गई हूं आप सबकी स्क्रीन्स पे। आज मेरे पास हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुछ खबरें जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मौसम जो है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारी ज़िंदगियों को सुबह शाम दिन रात इफ़ेक्ट करता रहता है, तो सबसे पहले मौसम को शामिल कर लेते हैं। कराची के देखने वालों के लिए आज का मौसम मैं बता देती हूँ कि 33 डिग्री सेंटीग्रेड आज कराची का टेम्परेचर है। साथ ही साथ क्लाउडी भी रहेगा, लेकिन दोपहर के पीक टाइम्स में जो है वो थोड़ा सनी रहेगा। साथ ही साथ लाहौर में आज का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि कराची से तो ज़्यादा ही गर्मी है। लेकिन अजीब बात पंजाब की ये है कि पंजाब वाले कहते हैं कि हमें तो गर्मी लगती नहीं है। आई थिंक वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। हम भी कराची वाले भी शुरू कर दिए, हमने भी मुहिम, और हमारे चैनल पे आता भी रहता है पब्लिक सर्विस मैसेज, तो हम भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं जनाब। इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद का मौसम है और इस्लामाबाद में रहेगा थोड़ा थोड़ा सनी जनाब। तो मौसम की सूरत हाल इस्लामाबाद और कराची थोड़ा थोड़ा सेम है। लाहौर में क़दरे गर्म है, लेकिन लाहौर वाले कहते हैं भाई हमें तो गर्मी नहीं लगती, और गर्मी होती है तो बारिश हो जाती है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो चटपटी सी खबरें, चटपटी और मतलब इंटरेस्टिंग किस्म की, कि मैं हैरान रह गई कि दुनिया में क्या क्या होता है। पाकिस्तान में जब हम रहते हैं काफ़ी सारे अहम चीज़ों से सेव हैं। आपको पता है हम ऐसा सोचते हैं कि शायद हम बाहर हों तो हमारी ज़िंदगी बड़ी लग्जरियस हो जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन वहाँ की ज़िंदगी जो है वो है थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि कराची वाले पेट्स के बड़े शौकीन हैं और स्पेशली जो मुर्गे होते हैं वो हमारे बड़े फेवरेट होते हैं। यानी मैं रूस्टर की बात कर रही हूँ जो हमारे बड़े फेवरेट होते हैं, सुबह सुबह हमें उठाते हैं अजान दे के। मैं बात कर रही हूँ जनाब एक ऐसे केस की कि फ्रांस में हुआ ये कि एक पड़ोसी थे जो कि एक रिटायर्ड कपल था। वहाँ पे वो अपनी जो है वो अपना रिटायरमेंट पीरियड और अपने वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए वहाँ खूबसूरत से आइलैंड पे गया हुआ था। तो उनके जो पड़ोसी थे उनके पास था जनाब एक मुर्गा। तो उन्होंने उस मुर्गे के ऊपर केस फाइल कर दिया कि जनाब इनका जो मुर्गा है वो दिन रात नॉइज़ पोल्यूशन करता रहता है, पता नहीं कैसी जो है ना वो अपनी जो आवाज़ें वो निकालता रहता है। तो भाई उसके जो ओनर्स थे मुर्गे के, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारा मुर्गा तो वही कर रहा है जो सब मुर्गे करते हैं। लेकिन इस बात को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया और साथ ही साथ वो जो मुर्गा था जनाब वो पूरे मोहल्ले का, पूरे एरिया का जो है वो सेलिब्रिटी बन गया है, क्योंकि जब उसका केस था वो खुद मुर्गा तो केस पे नहीं आया, लेकिन उस मुर्गे को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जो मुर्गे के ओनर्स थे, काफ़ी सारे जो पेट के शेल्टर्स के ओनर थे, वो सारे कोर्ट के आगे जमा हो गए और खूब ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस एंड दैट। तो अभी सोशल मीडिया पर पूरा जो है ना वो मुर्गा, हर तरफ मुर्गा मुर्गा हुआ है। उसी के साथ साथ कुछ सियासी खबरें भी शामिल कर लेते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं कि भाई ये वीडियो का क्या स्कैंडल चल रहा है, सुपीरियर जुडिशरी को इसको देखना चाहिए और अगर ये गलत वीडियो है और अगर इसे फैब्रिकेट किया जा रहा है तो इसके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ एक और थोड़ी सी दुख वाली खबर, कल आपने अपनी स्क्रीन पे, अपनी टीवी चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में और हमारे भी चैनल पे देखा होगा कि जो नूरुल हसन लाहौर के जो रिहायशी थे, उन्होंने आर्मी चीफ से हेल्प मांगी थी कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा वज़न बढ़ चुका है और मैं मूव नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो उन्हें आर्मी चीफ ने हेल्प किया, उनका ऑपरेशन भी किया। उनकी जो है उनकी जो ऑपरेशन था, पहला वाला ऑपरेशन, वो जो है बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उनका 9 पाउंड तक वज़न कम भी हो गया था और डॉक्टर्स ने अश्योर कर दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका 25 किलो वज़न कम हो जाएगा, उसके बाद आप खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन हादसा ये हुआ कि कल उस हॉस्पिटल में किसी खातून की ड्यूरिंग अ डिलीवरी उनकी डेथ हो गई। तो उनके घर वालों ने खूब जो है वो गम गुस्से का इजहार करते हुए आईसीयू में तोड़ फोड़ की। पता है क्या, गम गुस्से को आई थिंक हमें कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा गम गुस्सा जो है वो किसी की जान भी ले सकता है। आप ये भी तो सोचें ना, हमारा गम गुस्सा ज़ाहिर है हमारे प्यारे हैं, लेकिन कोई और भी हॉस्पिटल में किसी के प्यारे हैं, तो जो तोड़ फोड़ हुई उससे कुछ इस तरीके की मशीनरी, जो मेडिकल मशीनरीज होती हैं, वो डिस्टर्ब हो गई। और इस हादसे में नूरुल हसन जो रिकवरी की तरफ थे, जिनकी फैमिली बहुत खुश थी कि वो अब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन उनके चल रहे थे, वो दम तोड़ गए और इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो प्लीज़ हम आई अंडरस्टैंड कि जब किसी का फैमिली मेम्बर जाता है दुनिया से तो ये बहुत तकलीफदेह अमल होता है, लेकिन प्लीज़ ये इस हद तक तजावुज़ मत कर जाएं कि आप किसी और के भी प्यारे की जान आप ले लें। उसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि ज़हीन ताहिरा जो कि स्टार थी, काफ़ी टाइम से उनको दिल का दौरा था और वो अंडर ट्रीटमेंट थी, रिकवर भी हो गई थी, लेकिन आज उनकी भी डेथ हो गई है। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग पाकिस्तान में हमने देखे कि उन्होंने
उस इंडस्ट्री को उस टाइम पे प्रिवेल किया, उस टाइम पे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के सबसे ज़्यादा फोकस उसके लिए वो पढ़ते थे, याद करते थे, दिन रात उन्होंने अपने नेशनल टेलीविज़न को दिए और हमें इतने अच्छे अच्छे ड्रामा सीरियल्स दिए जो कि आज भी शायद हम यूट्यूब्स पे और जो है उसको डाउनलोड करके अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। तो उनके लिए दुआ ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। उसी के साथ साथ एक आखिरी खबर है जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनकी बात में पॉइंट तो है। जनाब, मैं बात कर रही हूँ मरियम नवाज़ साहिबा की। वो ये कह रही हैं क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब का होममेड खाना जो है वो बंद कर दिया है कि नहीं भाई, जेल में होममेड खाना नहीं आएगा, जो सब खाते हैं आप भी वही खाएंगे। तो वो ये कह रही हैं कि जब तक मेरे पापा को होममेड फूड अलाउ नहीं किया जाता है तो मैं भूख हड़ताल करूँगी। क्यों? मैंने ये जब रिसर्च किया कि भाई वो क्यों भूख हड़ताल करना चाह रही हैं, तो उन्होंने ये रीज़न बताया कि मुझे भरोसा नहीं है कि मेरे वालिद साहब को खाने में मिला के कुछ खिला दिया जाए, मैं इस बात से डरती हूँ, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उन्हें होममेड खाना ही खिलाया जाए। मैंने कहा चलें, इस पे बात तो हो सकती है क्योंकि पॉइंट तो सही है उनका, क्योंकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसीज़ होती रहती हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। उसी के साथ साथ आज क्योंकि 9 जुलाई है, मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, जिन्हें हम सब जानते हैं, और अगर कोई भी बहन भाई ज़्यादा क्लोज़ होते हैं तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि ये तो फ़ातिमा जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना की जोड़ी लगती है। मैं क्योंकि अपने भाई से सब बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी, सब हमें यही कहते थे कि आप तो कायद-ए-आज़म और फ़ातिमा जिन्ना की जोड़ी लगते हैं। तो जनाब, आज उनकी है बरसी, क्योंकि उनकी डेथ 9 जुलाई 1967 को हुई थी। तो आज 9 जुलाई 2019 है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। आपको ये तो पता ही होगा कि वो डेंटिस्ट थी। उन्होंने कौम के लिए कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी नहीं दी। उसका एक सबसे बड़ा वैलिड पॉइंट जो हमें दिखता है, उसकी गवाही वो ये बात देती है कि उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी सारी एफ़र्ट, अपनी सारी हिम्मत क़ुव्वत जो भी थी, सबसे पहले तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान की आज़ादी के टाइम जो ख़वातीन थी उन्हें सपोर्ट करने में वक़्फ़ कर दिया, और पर्सनल लाइफ कभी भी टाइम नहीं दिया। आइए चलकर देखते हैं ये पैकेज। शख्सियत बाकमाल। पाकिस्तान बनाने के लिए जितनी जिद्दोजहद कायद-ए-आज़म ने की, बहन फातिमा जिन्ना भी हर मोड़ पर हम कदम रही। 30 जुलाई 1893 को कराची में पैदा होने वाली फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म से 17 साल छोटी थी। सीनियर कैम्ब्रिज के बाद डेंटिस्ट की तालीम हासिल की। बाकी बहनों में फातिमा मोहम्मद अली जिन्ना के ज्यादा करीब थी, लेकिन जब 1929 में ज़ौजा रतीबाई का इंतकाल हुआ तो सदमे से निकलने के लिए उनका किरदार अहम था। क़याम पाकिस्तान की तहरीक में वो कायद-ए-आज़म के शाना बशाना खड़ी रहीं। फातिमा जिन्ना अपने किरदार और गुफ्तार से पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल बनी। इन्हीं खिदमात के सिले में कौम उनको मादरे मिल्लत के नाम से याद करती है। आप लोगों को सबको मालूम है कि ये इलेक्शन हो रहे हैं और किस नजरिए पे ये इलेक्शन हो रहे हैं। अवाम ने तो अपना ख्यालात दे चुके हैं। जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। उनका इंतकाल 9 जुलाई 1967 को हुआ। बहन भाई की मोहब्बत की मिसाल मरने के बाद भी बेमिसाल रही। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को कायद-ए-आज़म के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। जी जनाब, आपने देखा पैकेज कि किस तरीके से उन्होंने ख़िताब किया। बहुत नाजुक सी थी, फ्रेजाइल कहते हैं कि ख़वातीन जो है वो बड़ी फ्रेजाइल होती हैं। छोटी भी थी तो ज़ाहिर है लाडली भी होंगी अपने घर में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तमाम एफ़र्ट, अपनी तमाम क़ुव्वत, ताकत, सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया। ये जो पाकिस्तान है ना, ये एक बेबी की तरह है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके लिए क़ुरबानियाँ दी हैं। इसे बाकायदा जब ये न्यू बॉर्न स्टेट थी, इसे बनाने में सिर्फ आज़ाद कराने तक किरदार नहीं था, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश करना, उसके बाद बहुत सारी, आपको पता है आज़ादी के फ़ौरन बाद वबाएं फैल गई थी। ऐसा फ्लू एक फैल गया था जिसकी वजह से लोगों की अमवात हो रही थी। 10 साल बाद तक भी हम इन बीमारियों से रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो जब वो फ्लू फैला था, उस फ्लू में सबसे ज़्यादा किरदार जो था 1957 की मैं बात करी हूँ, वो अब्दुल सत्तार एधी का था। तो फातिमा जिन्ना भी क्योंकि एक डेंटिस्ट थी, तो उस बात से मुझे ये बात याद आई। आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। आज हमने अपने शो पे जिन्हें इन्वाइट किया है वो ऐसे एक इंसान है जो नए यूथ को, जो कि स्टार्टअप्स करना
करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, तो उन्हें कभी हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस होती है कि भाई उनके पास कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं है, उनके पास स्टार्टअप के लिए कोई वो नहीं है कि जो है ना आप किस तरीके से बिज़नेस स्टार्ट करें, आपके पास स्पेस नहीं होता है या आपके पास जो है प्रॉपर स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कैपिटल नहीं होता आपके पास। तो जनाब उनको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आज उनसे बात होगी। मैं बात कर रही हूँ प्रोग्राम मैनेजर NIC कराची यानी कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि NIT यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, उसके प्रोग्राम मैनेजर हैं। साथ ही साथ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेल्पिंग एंड फैसिलिटेटिंग न्यू बिजनेस एंड स्ट्रेटजीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया, मैं बात कर रही हूँ सैयद अजफर हुसैन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अजफर आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ओके। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेलकम। पता अच्छा मेरा ध्यान कहीं और था, मेरे मुंह से इट्स ओके निकल गया। मैंने कहा ये शिट में ये क्या हो गया है। खैर तो बताएं, आप ठीक ठाक हैं, जी, मौसम जी, एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि जी, अब जी, तो जी, काफ़ी बिल्कुल। बेहतर कराची का जी, मौसम बहुत हो गया प्लेजेंट है, है ना, बहुत बहुत अच्छा, बेहतर हो जी, गया। बहुत। उसी के साथ साथ जब हमने सोचा कि हम प्रोग्राम मैनेजर को इन्वाइट कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम एक बिजनेसमैन को भी इन्वाइट करें और उनसे पूछें कि जनाब क्या जो है वो जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं क्या उसके अंदर बैकड्रॉप्स आते हैं, क्या मुश्किलात का सामना होता है। उसके लिए हमने इन्वाइट किया है आबिद बेली, जो कि बिजनेसमैन है, फाउंडर हैं डिलीवरी वाला के, सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा, जब बात हो ही रही है कि किस तरीके से नया बिजनेस स्टार्टअप करना होता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आई थिंक मैं अजफर से शुरू करूंगी कि नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है? अच्छा, सो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसे इनिशिएटिव का नाम है जिसमें बिज़नेस कर रहा है, नया स्टार्ट कर रहा है, जैसा आपने बताया, उसको ये परेशानी नहीं होती कि मुझे कोई जगह लेनी है। सो हम उधर उनको प्रोवाइड करते हैं स्पेस। उसके साथ वो कहते हैं यार हमें इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी भी वहाँ मौजूद है। इसके साथ वो कहते हैं कि हमें ये कौन सिखाएगा, कि मिसाल के तौर पे मैं ई-कॉमर्स का काम शुरू करना चाह रहा हूँ या मिसाल के तौर पे मैं रोबोटिक्स का काम शुरू करना चाह रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं मेंटरिंग। ऐसे लोग जो उनको गाइड कर सकें, तो इन लोगों को भी हम उनसे कनेक्ट कराते हैं। इसके अलावा बिजनेस जब फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जी बिल्कुल फ्री। ये कौमी इनिशिएटिव है, कौमी इदारा है और इसमें एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये ख़ास मिसाल है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT और इग्नाइट का रोल है। तो ये एक बहुत इसमें आसानी से एक ऐसे बिजनेसमैन को जिसको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है और इन मसाइल की वजह से कि उसके पास बेसिक फंडिंग अपने, वो इसी परेशानी में रहता है मैं दफ्तर कैसे खोलूँगा, तो ये वाली टेंशन हमने उसकी ख़त्म कर दी है। और सबसे अहम ये होता है कि उसको एक नेटवर्क देना, एक ऐसा माहौल देना कि जिससे वो ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिज़नेस को बढ़ा सके। तो हमारे पास ये तमाम वो जुज़ हैं इसके अंदर कि जो हेल्प करती हैं उनकी बिज़नेस डेवलपमेंट, उनकी मार्केटिंग, उनका मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना। तो ये काम हम कर रहे हैं और साल भर में हम 40 या 40 से भी ज़्यादा ऐसे कारोबार को, जो मुख्तलिफ़ कारोबार हैं, उनकी मदद करते हैं। ज़्यादातर उनमें कारोबार जो हैं वो टेक्नोलॉजी पे मबनी है। हमारे शो पे एक आई थी रबाब, जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था बोलोटेक के नाम से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अब कर दिया है कि अगर कोई भी चाह रहा है, अगर किसी के घर में ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, तो उनके लिए सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने भी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से ही स्टार्ट किया था और मुझे याद है कि उनका ऑफिस भी पहले वहीं था। जी जी वहीं, बिल्कुल। रबाब फातिमा और शानजा ने स्टार्ट किया था और वो एक बहुत अच्छी मिसाल है, एक जो हम कहते हैं ना कि ख़वातीन को आगे बढ़ के बिज़नेस में भी किरदार अदा करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है कि यूनिवर्सिटी से आते ही इन दोनों ने ज़बरदस्त काम किया, जो मदद भी कर रहा है और लोगों की, माशरे की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिससे बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। और अब तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, वॉलंटियर बेसिस पे कर दिया कि कोई भी लेना चाहे तो वो उनसे ले सकता है। आबिद साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी, बीइंग अ बिजनेसमैन, क्या समझते हैं कि जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो रियलिटी नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बैक ऑफ कर जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर वो काफ़ी जल्दी बैक ऑफ भी कर जाते हैं, क्या वजह है? देखो, अगर आपने बिज़नेस शुरू करना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर एक चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे हो सकता है कि अगर मैं फेलियर मेरा हो जाए तो लोगों ने बहुत हंसना है, बहुत मेरा मजाक उड़ाना है। अच्छा, तो उसकी बर्दाश्त आप में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये पहले तो घर वाले होते होंगे, सबसे पहले भाई बहन। हाँ हाँ, क्योंकि आपका बहुत मजाक उड़ेगा, आप पे बहुत लोग हंसेंगे।
तो अगर आप में ये ताकत है कि आप उन चीज़ों को फेस कर सकते हो और लिटरली उनको इग्नोर कर सकते हो, तो फिर आप ज़रूर जो है वो स्टार्टअप की तरफ आओ, क्योंकि चांसेस ये होते हैं कि 90% जो है ना वो फेलियर होते हैं, 10% जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अपने अंदर आप ये चीज़ डेवलप करें कि कोई भी इशू हुआ, कोई भी फेलियर हुआ तो उसको मैं फेस कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि सब, जैसे ये अभी इन्होंने बताया रबाब फातिमा का और दूसरे जो बच्चे हैं, इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं ना, उनके माइंडसेट हैं कि वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और लोगों की हेल्प के साथ अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं। पहले माइंडसेट ये होता था कि बस मेरा बिज़नेस सेटल होना चाहिए, हेल्पिंग आंसर जो था ना वो बहुत कम था, लेकिन अब जो है वो ये डेवलप हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दो चीज़ें अब कि यूथ आप बड़ी कंसर्न है कि भाई आगे एम्प्लॉयमेंट्स कौन लाएगा, हमें ही बनानी है। जी, क्योंकि अगर आपने ये ना किया, अब मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था ना, चूँकि फातिमा जिन्ना के हवाले से बातचीत हो भी रही थी, तो पाकिस्तान जो था ना वो 1 साल बाद ही यतीम हो गया था। बिल्कुल। ठीक है, उसको फिर जिस तरह से लोगों ने पाला हमें एज अ नेशन, हम बस चलते चले गए, मतलब हम यतीम थे और हमें जो रास्ता मिला हम उस रास्ते पे चलना शुरू बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा है जो है वो सपोर्ट करने में बड़ा किरदार था। बिल्कुल। तो मैं जिस मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, मेमन, खोजा, शिया, ये 3 कम्युनिटीज़ थी जो मेमन बिज़नेस में थी, इंडिया से आए हुए थे। तो जो पहली जनरेशन थी ना, उसने पाकिस्तान का सोचा और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। दूसरी जनरेशन आई, वो थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया कि उसने अपना भी सोचना शुरू किया और मुल्क का सोचना शुरू किया। जो तीसरी जनरेशन आई उसने सिर्फ अपना सोचना शुरू किया, वहाँ पे आ गया प्रॉब्लम। ये कौन सी वाली जनरेशन है, थोड़ा क्लियर करें ना। 3rd जनरेशन, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैं भी आता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो 4th जनरेशन है ना, अगर हमने उसको इसी कन्फ्यूजन में आगे बढ़ने दिया कि नहीं जी सिर्फ अपनी सोचनी है, तो ये मुल्क के लिए बहुत मुश्किल दौर आ जाएगा। तो अब जो ये 4th जनरेशन है, जो यूथ है ना, वो वाकई इस डगर पे चल रही है कि नहीं अपना भी सोचना है लेकिन मुल्क का भी सोचना है। ऐसे ही। और इसी हवाले से आप पॉलिटिक्स में देख लो, सोशल एक्टिविटीज़ देख लो, उसमें बहुत इनफैक्ट चेंजेस इस दफ़ा जो इलेक्शंस लास्ट हुए थे उसमें ये भी देखा गया कि यूथ ने कभी भी पहले इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था जितना लास्ट इलेक्शंस में यूथ ने पार्टिसिपेट किया। तो जनाब बात हो रही है यूथ के किरदार की और किस तरीके से यूथ को हम जो है स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें मजबूत बना सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा क्योंकि बातें जो हो रही हैं वो बड़ी प्रोडक्टिव हो रही हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। बात हो रही है यूथ जो कि बिज़नेस के अंदर आजकल ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि यूथ जो है अभी हमारी वो बड़ी अच्छी है, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेती है और आगे की जनरेशंस का भी सोच रही है कि भाई पाकिस्तान में मज़ीद एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हमने ही करनी है ना, हम ही इसका फ्यूचर है। तो यूथ जो है अब जो मेरी वाली जनरेशन, आई एम सो प्राउड कि जो मेरी वाली जनरेशन है 90s के बाद वाली, वो बड़ी ज़िम्मेदार हो गई है। तो असफर साहब ये बताइएगा, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कि बहुत जल्दी हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं और फेलियर्स जब हमें आते हैं तो हम बैक ऑफ कर लेते हैं। आपके इंक्यूबेशन सेंटर में कोई इस तरह की काउंसलिंग होती है जो पहले से बच्चों को बता दे कि भाई अगर फेलियर हो तो रुकना नहीं है? अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप जो जनरेशन की बात कर रही हैं उसको हम कॉमनली मिलेनियल्स भी कहते हैं कि मिलेनियल्स हैं सारे। तो मिलेनियल्स जो हैं वो उनको ये समझा दिया गया है कि फेलियर से ही सक्सेस फिर मिलती है। यू लर्न फ्रॉम फेलियर्स और फिर आप इवेंचुअली सक्सेस लेते हैं। सो काउंसलिंग से ज़्यादा जो आबिद बेली जैसे और इन जैसे और दूसरे जो एंटरप्रेन्योर जिन्होंने वॉक द टॉक की है, जिन्होंने ख़ुद बिजनेसेस बनाए, अब ये शायद अपना और बताएंगे कि मैं इनको पुराना जानता हूँ, तो ये बहुत सारे बिजनेसेस बना चुके हैं। उसमें से कुछ बिजनेसेस चले, कुछ बिजनेसेस नहीं चले। यही लोग सबसे अच्छी काउंसलिंग दे सकते हैं जिन्होंने कोई बिज़नेस बनाया हो और किसी भी वजह से वो बिज़नेस ना चल सका हो। वो बताते हैं कि भाई इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हुई, इस वजह से वो बिज़नेस नहीं चल सका। और कुछ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कई बिज़नेस जो हैं वो वक्त से पहले शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जी जी, जैसे ये क्या फिनोमेना है? ये ऐसा फिनोमेना है कि जैसे इनका बिज़नेस था एक, इन्होंने ई-कॉमर्स से पहले जब फूड डिलीवरी या एक जो है वो शेफ़ बेस्ड, होम शेफ़ बेस्ड बिज़नेस शुरू किया था। तो ये ख़ुद अपना डिटेल्स बताएंगे, लेकिन इस तरह के बिजनेसेस उस वक्त पाकिस्तान में मार्केट शायद बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब बहुत ज़्यादा तैयार हो गई, लेकिन ये मेरे हिसाब से पायनियर थे। इनके तजुर्बे से लोगों ने सीखा। इसी तरह पाकिस्तान में हमें ये ज़रूर देखना है कि क्या हम ये रिस्क उठा सकते हैं कि कोई बिज़नेस
जिसकी अभी मार्केट पूरी तरह से तैयार ना हो, हम उस बिज़नेस को मार्केट में ले आएँ। बिल्कुल। अगर हम ग्लोबल सोचते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, और मेरे हिसाब से सोचना ग्लोबली चाहिए। बिल्कुल। कि हम ये बिज़नेस ऐसा करें कि जिसकी पूरे फार एंड वाइड उसकी पूरे दुनिया में डिमांड हो। लेकिन ये अक्सर जो आप फेलियर का जिक्र कर रही थी, अक्सर इसमें बहुत दफ़ा ना जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसकी भी गलती नहीं होती। कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं, या जैसे मैं कह रहा था पहले कि कुछ थोड़ा अर्ली होती है तो उसको लोग रिसेप्टिव नहीं होते या उतनी जल्दी उसको अपना नहीं रहे होते। इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो हर दफ़ा ये नहीं होता कि उसके फेलियर की बहुत सारी वजूहात होती हैं, और फिर सपोर्ट वाला सिस्टम होना चाहिए। अब ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बने, इससे ये हुआ है कि उनको एक सपोर्ट मैकेनिज्म मिल गया है, तो वो जल्दी बिजनेस गिर नहीं जाता। तो इस तरह के बिजनेसेस को बिल्कुल काउंसलिंग देते हैं और गाइडेंस देते हैं, और जो कर चुके होते हैं लोग, जो पहले एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनसे मदद लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक पॉइंट याद आ रहा था, मज़ीद भी इससे आबिद साहब से मैं इस पे लूँगी कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस बात पे। मैं ये सोच रही थी कि अब ज़ाहिर है मैं भी बिज़नेस की क्योंकि स्टूडेंट हूँ, तो फोरकास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कहाँ तक लाइफ इसकी कितनी चलेगी और क्या कितने टाइम तक ये चल सकता है। उसके बाद ये को हर चीज़ को कहते हैं भाई खुदा की ज़ात के अलावा हर चीज़ को ज़वाल है, तो कुछ नया सोचते रहना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ पैनाफ्लेक्सिस की। पैनाफ्लेक्सिस का एक हाइप, बहुत कोई पुरानी बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुश्किल से 5 या 6 साल पुरानी बात कर रही हूँ। हर इंसान ने पैनाफ्लेक्स में इन्वेस्ट कर दिया, हर इंसान ने जो है अपने नहीं यार बड़ा पैसा है। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल बाद आपने देखा कि जनाब LED की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, वो सारे बैनर्स जितने दुनिया जान में हो उसको LED ने रिप्लेस कर लिया। हर कोई अपनी छोटी सी दुकान पर भी LED लगाई हुई है उसने, और दुकान का नाम चल रहा है। तो फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी पे स्विच करना बहुत ज़रूरी है। आबिद साहब क्या कहते हैं इस बारे में? देखो, फोरकास्ट की आप बात कर रहे हो तो वो R&D बेसिकली होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, R&D का बहुत फुकदान होता है हमारे यहाँ। हम सोचते कम हैं, बस इनिशिएट ले लिया, उसके बाद देखेंगे क्या होगा, राइट। तो R&D बहुत ज़रूरी है। का भी, हम सॉरी, कैब सर्विसेज का भी यही हुआ। लोगों ने लोन लेके कैब्स अपनी गाड़ियाँ खरीदी और कैब सर्विस में लगा दी। उसके बाद पता चला जनाब ये तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। देखो, नुकसान जो है वो मेरे ख्याल में इंसान की जो है ना वो अपनी सोच होती है। अब अगर कैब सर्विस है तो करीम और उबर और बाइकिया टाइप की जो कंपनीज हैं वो बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं, लेकिन उन्हीं को कॉपी करके जिन्होंने मॉडल लॉन्च किया तो उन्होंने प्रॉपर R&D नहीं की कि भाई सिर्फ मोबाइल ऐप जो है वही चीज़ नहीं है मेन चीज़। उसके बाद जो मार्केटिंग बजट आपको चाहिए ना वो बहुत ह्यूज चाहिए। तो आपकी कैलकुलेशंस जो होती है ना, या आपकी जो रिसर्च होती है ना, वो बहुत लो लेवल पे होती है, और आप कहते हो नहीं यार ये भी कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँ। अब मोबाइल ऐप की मैं सिर्फ बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर 2,70,00,000 स्मार्टफोन यूज़र है, क्योंकि मेरी भी अपनी एक सर्विस है करीब के नाम से जो मोबाइल फ़ोन ऐप पे नहीं है। ठीक है। तो मुझे लोग कहते हैं जी अब तो ऐप का दौर है। मैं कहता हूँ 2,70,00,000 लोग हैं जो ऐप यूज़र हैं, जो स्मार्टफोन यूज़र हैं। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ पे, ठीक है, और 13.8% जो है वो पेनिट्रेशन है स्मार्टफोन की। तो 10 साल अभी और लगेंगे पूरी पॉपुलेशन को स्मार्टफोन पर आने के लिए। तो मैं हूँ ऑन कॉल राइड सर्विस पे, ठीक है। तो हम एज अ मतलब कुछ एक क्लास है जो स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, जो ऐप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो वो समझती है बस यही दुनिया है, पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है। ऐसा नहीं है, अलग अलग इलाके की अलग अलग डेमोग्राफिक्स होती हैं। तो इशू ये है कि आपका R&D बहुत बेस्ट होना चाहिए कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले। और दूसरा ये है कि सही मार्केट में भी पेनिट्रेट करना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस को देख रहे हैं तो आप ये भी देखें कि किस मार्केट में अच्छे से पेनिट्रेट हो सकता है। और अब तो इतना बेहतरीन आपके पास टूल है सोशल मीडिया। मतलब पहले ये होता था कि गली मोहल्ले में एक बिज़नेस शुरू होता था और वो कई सालों तक उसी गली मोहल्ले तक ही रहता था। अब तो वो सोशल मीडिया का दौर है। अब आप अपने उस छोटी सी, चाहे आप लियारी में बैठे हुए हो, आप पूरी दुनिया में अपनी चीज़ को जो है वो मार्केट कर सकते हो। जैसे हमने लियारी के एक लंच सर्विस शुरू की थी, तो उसको लियारी लंच सर्विस को मुझे दुनिया भर से जो है वो फेसबुक पे हमें मैसेज आ रहे थे कि आप क्या काम कर रहे हो यहाँ, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में भी हूँ तो उस वजह से। तो R&D बहुत ज़रूरी है, फोरकास्ट जिसको आप कह रहे हो। दूसरा ये है कि आपकी ये सोच भी जो होती है ना कि जी मैं इतने पैसे होंगे तो ही मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, ये सोच भी थोड़ी सी गलत है। क्योंकि अगर आपके पास 10,000 रुपये भी है ना तो आप बिज़नेस कर सकते हो। अब वो बिज़नेस है कौन सा वो आपने सोचना है। अच्छा, एक मेरा पॉइंट है उस पर आप दोनों का मैं थोड़ा रिव्यू लेना चाहूँगी। वो ये पॉइंट है कि अब हम ये देखते हैं कि मार्केटिंग जो है वो बड़ी रेकलेस और बड़ी क्रेजी हो गई है।
एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो रहा है, उस पे बिलियंस के जो है इवेंट्स हो रहे हैं, तो पता नहीं पूरा मोहट्टा पैलेस उसको बुक करवाया हुआ है, सेलिब्रिटीज़ को बुलाया हुआ है, तो बड़े बड़े स्टार्स को स्टेज पे खड़ा किया हुआ है। मुझे लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो एक फ़ोन 30,000 रुपये का है, चलिए बहुत कर लिया, 50,000 रुपये का फ़ोन है, उसकी क्या इतनी रैकलेस मार्केट होनी चाहिए, मार्केटिंग होनी चाहिए? क्योंकि जब कोई भी बिजनेसमैन इतनी ज़्यादा मार्केटिंग करता है, हमें सबका सोचना चाहिए। आई थिंक हमें ऐसी चीज़ों को ट्रेंड में नहीं लाना चाहिए जो कि हर कोई अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इस तरह के बिलियन डॉलर्स की और ट्रिलियंस में, अगर रुपीज़ की बात करते हैं तो बिलियन ट्रिलियंस में नहीं वो इस तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ख्याल है कि इसने भी मार्केट को बड़ा डैमेज किया है। आप लोगों का क्या ख्याल है? तो जिसके पास इतना बजट है, वो दुनिया भर कंज्यूमरिज्म की, कैपिटलिज्म की है, वो बजट को खर्च कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास बजट नहीं है, वो भी बहुत तरीके होते हैं अपनी चीज़ को आगे तक पहुंचाने के। एक लफ्ज़ यूज़ होता है, कंटेंट इज़ द किंग, यानी जो आपका मवाद है, जो चीज़ है, वो सबसे बड़ा वो बादशाह है। लोग अगर अपने कंटेंट को या जो चीज़ बेच रहे हैं उसको इस तरह की इंगेजमेंट कर दें, उसमें ऐसे लोग उससे ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगें, तो आप आजकल दुनिया, हम कहते हैं ना वायरल हो गया, एक फ़ला वीडियो, फ़ला फ़ोटो, फ़ला मैसेजिंग, तो वो इसलिए वायरल होती है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो एक बंदे से दूसरे बंदे बग़ैर किसी कॉस्ट के आपके व्हाट्सएप के ज़रिए, आपकी डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वायरल हो रही होती है। तो हम अपना जहन, हम स्मार्ट वर्क करें अपने ब्रेन से, और ये जो कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, ये दुनिया भर में जो पैसे खर्च कर रही हैं, वो या पाकिस्तान में भी, वो मतलब उनका ज़ाहिर है वो एक उनकी ब्रांड स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास एक ह्यूज मार्केटिंग बजट्स होते हैं। लेकिन अगर हम नए बिजनेसेस के हवाले से, और ऐसे लोग जिनके पास इस तरह के वसाइल नहीं हैं, तो वो अच्छा कंटेंट बना के, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिनकी वजह से लोगों ने उन्हें सुनना शुरू किया, देखना शुरू किया, उनकी बात आगे से आगे बढ़ी, और हम काफ़ी ऐसे लोगों को जानते साहब, मेरा बेसिकली मेरे बात का पॉइंट ये है कि आपकी, तो मैं समझ रही हूँ, ज़ाहिर है उनके पास है पैसा, जिसके पास पैसा होगा वो तो ज़ाया ही करेगा, कुछ नहीं होगा तो वो जो है फेंकना शुरू कर देगा, पैसों को ऐसे भी कहते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि बजाय इसके कि आप छोटे से प्रोडक्ट की इतनी रैकलेस मार्केटिंग करें, आप उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में लगा दें, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने लगा दें, किसी गुड कॉज में लगा दें। हाँ, इसमें बहुत आपने अच्छी बात की। यहाँ आती है प्रायोरिटी कि क्या वो जो कंपनी जो जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही है, जो आप कहती हैं कि किसी अच्छे फलाह के काम में, जिसको हम CSR कहते हैं, वो CSR ओरिएंटेड है या नहीं। जैसे भारत में 1 से 2% उन्होंने, हुकूमत ने कहा कि आप CSR में की मद में अपनी कंपनीज देना शुरू कर देंगे, ये एक लॉ बन गया। तो लॉ जब बन गया तो लोग CSR में देना ही पड़ रहा है। हाँ, साहब आपको तो पता ही होगा। हमारे यहाँ भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जो CSR में एक ख़ास बजट डेडिकेट करती हैं कि इतना बजट हमें CSR में देना है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको मैं CSR तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ IT की ही फंडिंग से आ रहा है, और वो भी एक आधा % है डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज का। जी, तो ये उनका, आप उसको CSR नहीं, एक गिफ्ट कह सकते हैं, फंडिंग कह सकते हैं, जो इन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर्स में डाली है कि नए बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा हो और R&D में हेल्प हो। तो जो आपका सवाल है वो बहुत वैलिड है, लेकिन वो R&D विद टाइम बनता है। हम जापान या जर्मनी जैसी सोच जो बहुत हेवीली इन्वेस्ट करते हैं, उनके यहाँ हम नहीं देखते इतने ज़्यादा बड़े इवेंट्स हो रहे हैं एक मोबाइल फ़ोन को लॉन्च करने के लिए। वो मेरे ख्याल से उनको वो इसलिए भी R&D वगैरह में करते हैं कि शायद वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ ज़्यादा हो रही है। हमारे यहाँ जिस दिन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी और हम इस नियत से होंगे कि यहाँ फ़ोन्स, लैपटॉप्स, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आइटम्स बनेंगे, तो हमारी भी ज़ाहिर है R&D कॉस्ट बढ़ेगी। आबिद साहब क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, प्रायोरिटी की तो बात है, लेकिन देखो टीयर्स होती हैं कंपनीज़ की। अब Tier 1 कंपनीज़ जो है ना, उनका बिल्कुल वे ऑफ मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट है, Tier 3 का वे ऑफ मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, ठीक है। उन लोगों का ये होता है कि जैसे एक फ़ोन है, उसकी मार्केट जो है वो एलीट क्लास है, तो एलीट क्लास जो है ना वो इसी किस्म की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ चाहती है। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो हमारी मिडिल क्लास है या उससे लोअर क्लास है, तो उसका फिर डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है कि आप गली मोहल्लों में जो है वो बैनर्स लग रहे होते हैं या मुख्तलिफ जो है वो BTL एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये तो मार्केटिंग के वेज है ना, डिफरेंट।
तो प्रायोरिटी की बात भी बिल्कुल ठीक है कि वही बजट जो उन्होंने इतना मार्केटिंग पे या एक इवेंट पे सिर्फ लगा दिया वो CSR कर लेते। तो वो CSR भी करते हैं, लेकिन साथ में उनको चूँकि उनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनकी डिमांड होती है इस किस्म की कि आपने ये चीज़ें करनी है। जैसे मैं किसी ज़माने में जो है वो इसी मोबाइल बिजनेस में था, तो एक कंपनी थी जिसकी ये डिमांड होती थी कि अगर आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे तो हम आपको फ्रेंचाइजी देंगे। अच्छा। तो जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं, और चूँकि वो आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों में ट्रेडिंग में है, तो ट्रेडिंग में फिर आपको उन कंपनीज़ की जो है वो डिमांड्स पूरी करनी पड़ती है। जैसे IMF की माननी पड़ती है, तो वैसे उन डिमांड्स की पूरी करनी पड़ती है। बिल्कुल जनाब, ऐसे ही है। और BTL ATL की बात हुई, यानी कि जो मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा बिलो द लाइन, अबव द लाइन, थ्रू द लाइन। तो मैं एक मेरा आपकी, क्योंकि आप तो रियलिटी में हैं, आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन मेरा पर्सनल थोड़ा सा ये ओपिनियन भी था सर, अगर हम निगोशिएट करते हैं ना तो कुछ ना कुछ सिचुएशन निकल आती है। बात ये होती है कि हम डर इतना जाते हैं कि हम बात ही नहीं करते। हम उनको बताने ही नहीं चाहते कि भाई यही इवेंट करेंगे, लेकिन इसको पर्पस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर देंगे इस इवेंट की, कुछ इस तरीके का इसमें फलाही काम करेंगे जिससे और भी हमारे पास इंजीनियर्स निकल सकें और ज़्यादा नया टैलेंट आ सके। तो आई थिंक आपकी बात, क्योंकि आप तो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही होगी, लेकिन मेरा पर्सनल थोड़ा सा ओपिनियन है कि हम असल में हम स्टेक होल्डर्स हैं। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं जो बात कन्वे करूँगी वो लोग सब सुनेंगे, शायद वो बात पे कोई अमल भी कर रहा हो, जो मैं यहाँ बोलूँगी, जो मैं यहाँ कहूँगी उसको सच भी मान रहे होंगे लोग। तो यहाँ ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि बात सही हो, सच हो, उसकी तस्दीक हो, उसमें पॉजिटिविटी हो, तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं और अब क्योंकि यूथ को इतना ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, तो आई थिंक इन कंपनीज़ की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि इन कंपनीज़ के साथ कोई तो नेगोशिएशन, कॉन्फिडेंटली थोड़ा सा नेगोशिएशन तो होना चाहिए। सर क्या ख्याल है आप? देखिए, इनको गवर्नमेंट कर सकती है। देखो, अच्छा, हाँ, एज अ डीलर, एज अ फ्रेंचाइजी मैं नहीं कर सकता। इन कंपनीज़ को जो कि इंटरनेशनल है उनको गवर्नमेंट लेवल पे किया जा सकता है। जो लोकल कंपनीज़ हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स, वो ये तमाम काम करते हैं। वो मार्केटिंग भी करते हैं, CSR भी करते हैं और लोगों को हेल्प आउट भी करते हैं मुख्तलिफ। जैसे NIC की बात कर लें तो इसमें होंगे जो लोकल इन्वेस्टर्स या लोकल मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी या जो ग्रांट्स देते होंगे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करो तो वो फिर गवर्नमेंट लेवल पे ये नेगोशिएशन हो सकती है। हम नहीं कर सकते एज अ डीलर या एज अ फ्रेंचाइजी। ज़रूर जब एहतसाब का ये जो फेज़ चल रहा है, मुल्क में एहतसाब चल रहे हैं सबके, जब हम उससे बाहर निकलेंगे, तो इमरान खान साहब ने ये ट्वीट भी की थी कि जब ये मामला ख़त्म होंगे तो अच्छे दिन, खुशियों के दिन आ जाएंगे। बाकी मुल्कों में अगर आप देखो ना तो बाकी मुल्कों में ये बाउंड होते हैं कि अगर मैं जैसे अगर किसी मुल्क में जा रहा हूँ ना अपनी कंपनी शुरू करने के लिए, मैं बाउंड हूँ, मैं कुछ लोगों को लोकल जॉब दूंगा वहाँ पे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आप देखें पाकिस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह ताला मुझे तो बहुत उम्मीद है और आई थिंक हम सबको उम्मीद है और हमें दुआएं भी कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान एक बेहतर डायरेक्शन में प्रिवेल करे, आगे बढ़े, तरक्की करे। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि बातें जो हैं वो बड़ी प्रोडक्टिव हो रही हैं काफ़ी रियलिटीज़ से, क्योंकि एज ए यूथ हमें नहीं पता होता मार्केट की क्या रियलिटीज़ हैं, हम तो अपना जो है फिनोमेना, अपनी फ़िलासफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरी भी थोड़ी सी इस्लाह हो रही है, आपकी भी इस्लाह होगी, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। बैक बात हो रही है बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, क्या क्या वेज हैं, उसको सपोर्ट किस तरीके से पाकिस्तान में किया जा रहा है। प्रैक्टिकल बिजनेसमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है एक बिजनेस एनालिस्ट ने, क्योंकि हम लोग तो अपने ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि जनाब इतना लगा देंगे तो इतना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। हम रियल लाइफ की एग्जांपल सुनते हैं लेकिन हम उससे इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक बिजनेस एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, हुसैन थीबो ने। वो हमें बताएंगे कि असल में बिजनेस की क्या लाइकिंग्स होती हैं और क्यों बिजनेस फेल हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुसैन, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, क्या हाल है आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्रिया। आप मुझे बताएंगे क्या लाइकिंग्स होती हैं, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बातों से इंप्रेस हो गई हूँ कुछ शुरू करने का। इसमें सबसे पहले मैं ये गुजारिश कर लूँ कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि बिज़नेस है क्या। अच्छा, बिज़नेस को हम उर्दू में अगर कहें तो ये कारोबार है। कारोबार का क्या मतलब है? ठेला लगाना। ठीक है, सब्जी का जो ठेला है ना, ये कारोबार है, ये बिजनेस है। अंग्रेजी में इसको बिजनेस कहते हैं। ठीक है, पहले तो हमारे नौजवानों का विजन क्लियर करें कि भाई ये बिजनेस है क्या।
अच्छा, हम कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि बिजनेस वो है कि एक हम बड़ी ये सी समझते हैं हुसैन थीवो साहब, कारोबार में तो कार है, जैसे मर्सिडीज, ही शुरू करेंगे वैसे ही कार आ जाएगी। अच्छा, एक बड़ी सी मर्सिडीज, सबसे पहले एक बहुत बड़ा डेकोरेटेड ऑफिस और एक पीए और मैं आगे और मेरे पीछे और मेरे आगे पीछे हूटर चल रहे हैं और मैं बहुत तो ये बिजनेस नहीं है। दूसरी बात, बिजनेस करना तो हर किसी का शौक है कि मैं बिजनेस कर लूँ। अच्छा, बिजनेस के लिए रिसर्च ये है कि आपको 1000 घंटे की रिसर्च होनी चाहिए। 1000 घंटे? 1000 घंटा जो आपका बनता है तकरीबन 13 महीने। अच्छा, आपको जब तक उस बिजनेस में आपको 13 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, आप खुदा के लिए बिजनेस में ना कूदें। दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जितने भी सैलरी ओरिएंटेड लोग हैं ना, उनको एक शौक होता है, अच्छा मैंने सेविंग कर ली है, मैंने अभी ना 1 करोड़ रुपया सेव कर लिया है, तो अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं बकरे पाल लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ कि मैं अंडे पाल लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ कि मैं देखिए, ऐसा बिजनेस नहीं होता। आप फिर 99% लोग जो फ्लॉप होते हैं उसका रीज़न ही ये होती है कि उनका रिसर्च ही नहीं होता। सबसे पहले आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, नौजवानों को हम तो इनकरेज करते हैं कि हर आदमी को बिजनेस में आना चाहिए। अगर ये मुल्क तरक्की करेगा ना, तो उसका एक ही फार्मूला है कि हम सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, नौकरी में क्या होता है, नौकरी में आपने 9 to 5 जॉब कर ली, दिहाड़ी खत्म। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि बिजनेस करने के बाद हम तो अयाशी कर, ऐसा कुछ नहीं है। सर वैसे जॉब भी बहुत टफ हो गई है, 9 घंटे की तो अब नॉर्मल शिफ्ट हो गई है, उसके बाद भी बैठना पड़ता है। मैं आपको गुजारिश करूं ना, फिर भी आपका प्रॉफिट से भी आपका तब कोई ताल्लुक नहीं है, आपका लॉस से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आप जब भी देखते हैं कि चलें ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, आपकी मर्जी है, आप स्विच कर लें, आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरे के पास चले जाएं। बिजनेस में तो आप नहीं कर सकते ना, वो तो आपका हेडेक है और 24/7 है। अच्छा, बिजनेस के लिए सबसे पहले तो आप एक चीज़, हमारे जो नौजवान हैं वो नोट कर लें, जब तक आपको इश्क नहीं होगा उस कारोबार से, अच्छा कारोबार से, जब तक आपको उस कारोबार से इश्क नहीं होगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। अगर आपको इश्क है पैसे से तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि सिर्फ मैं पैसों के लिए सब कुछ करूं, बस मेरा इश्क एक है कि मैंने पैसा कमाना है, तो आप नहीं कमा सकेंगे। सबसे पहले आप जिस भी बिजनेस में जा रहे हैं उसमें आप इश्क पैदा करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ बिजनेस का डेफिनेशन भी समझना चाहिए। अच्छा, बिजनेस की डेफिनेशन ये भी है कि जी हम प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं, ये बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं है, प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं है। ओके। आपने एक घर खरीद लिया 2 अरब रुपए का, जी जी, उसमें नौकरी किस लोगों को दी, कितने को दी, एक चौकीदार को। ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस बेसिकली वो है जिसमें आप जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट, जिसमें रियासत को फायदा हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो। आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, आपको उसमें क्रिएटिविटी क्या है, मेहनत क्या है। प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिकली 9/11 के बाद जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर थे वो सब ने सब अपने आप को वहाँ पे अनसिक्योर फील किया। उन्होंने सब पाकिस्तान में पैसे भेजे। हम लोग पाकिस्तानी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी भी बहुत हैं, बेईमान भी इतने ही बहुत हैं। तो वो हर फील्ड में उनके साथ जो है वो फ्रॉड हुआ, तो उन्होंने जाके बिजनेस किया प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी अचानक जो है वो बूस्ट हो गई, जिससे डिवैल्यूएशन हो गई, पूरा हमारा स्ट्रक्चर हिल के रह गया। हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, एक फैक्ट्री थी, जिस बंदे ने 2 अरब रुपए की फैक्ट्री बेच के एक घर खरीद लिया, 2-2 अरब रुपए का एक एक घर है, इन्वेस्टमेंट कर लिया। 6 महीने के बाद वो 2.5 अरब का घर हो गया। अच्छा, तो इसको बिजनेस नहीं कहते। बिजनेस उसको कहते हैं जब आप कोई भी छोटा सा ठेला लगाएं, उसको आप बढ़ाएं, उसको आप मेहनत करें। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका अपने, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रांड का ओनर है। वो इतना उसका अपने उस चीज़ से इश्क है, सैटरडे संडे ऑफ होता है वो आता है। सिर्फ क्यों आता है
क्योंकि उसको उस चीज से इश्क है। जब तक आप किसी भी कारोबार में अगर आप ये समझते पैशन आपको खुद पैदा करना पैशन पड़ता है। आपको खुद पैदा कर, अच्छा, अगर यहाँ आप पे इस असगर पे साहब से भी पैसा मैं- कमाएं हाँ, सिर्फ, तो ये नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल please। पैसा नहीं, पैसा हमारा कभी भी एम नहीं होना चाहिए। असर साहब कोई छोटा सा मैसेज जो बच्चे सुन रहे हैं, स्टार्टअप लेना चाहते हैं, क्या? उनके लिए तो सिंपल मैसेज है, बिल्कुल अपनी जो भी ख्वाहिश रखते हैं इश्क business वाली करने की- मैसेज चाह रही हूँ, उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करें। सो उसका ये है कि जाहिर है उनकी कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट भी एक लेवल है ऑफ लविंग व्हाट यू डू। सो वो बिल्कुल स्टार्ट करें, शुरू करें। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची और डिफरेंट इंक्यूबेशन इदारे खुल रहे हैं मुल्क भर में, ये सपोर्ट करने के लिए आपके। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो स्टूडेंट्स आपके इंक्यूबेशन सेंटर में आते हैं वो पैशनेट हैं या बैक ऑफ कर नहीं, जाते हैं? बहुत पैशनेट हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि 3 से 4 साल में बहुत चेंज आया है। हम एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत चेंज आया। इंजीनियर सिर्फ नौकरियों पे जाते थे, अब इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल बिल्कुल हो आप गए सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत जितने भी ज़्यादा। इंजीनियर्स को जानती हूँ अभी वो सारे ही जो है वो बिजनेस में स्टार्टअप करना चाह रहे हैं। मेरे खुद भी क्योंकि फैंसी इंजीनियर हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस ये होता है बस 3 साल जॉब हो गई, अब तो कुछ बिजनेस होना चाहिए। बड़ा अच्छा जो है अब कॉन्सेप्ट आ गया है। बात हो रही है यहाँ पे बिजनेस की। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आबिद साहब से प्रैक्टिकल बातें पूछूंगी कि किस तरीके से सही डिसीजन लेके एक सही बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। जब हम ब्रेक पे थे तो हम मेरी पर्सनली सारे गेस्ट से बड़ी सियासी गुफ्तगू जो हो रही थी कि भाई हुकूमत किस डायरेक्शन में जा रही है, आगे क्या करना चाहिए। तो पॉलिटिकल बात असल में यहाँ से शुरू हुई थी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भी डर जाते हैं अगर उन्हें किसी बिजनेस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सामना होता है। हम ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस जो होते हैं बड़े, अगर वो ऑफ़र करते हैं कि आप अपना बिजनेस बेच दें तो आम आदमी तो डर ही जाएगा। वो फ़ौरन से कहता है चलें जी आप जो दे रहे हैं आप मुझे दे दें, मुझे बस महफूज रखें। तो थोड़ी सी इस तरह की गुफ्तगू चल रही थी। मैं आबिद बेली से ये पूछना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं कि कारोबार में हम कार एक्सपेक्ट करने लगते हैं, तो क्या सजेशंस आपकी हैं कि किस डायरेक्शन में जो नया एंटरप्रेन्योर मार्केट में आ रहा है उसे किस डायरेक्शन में चलना चाहिए और उसे अपना मेंटल सेट किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? देखो, अभी कारोबार की जो तुमने बात की, तो कार वाली बात की ना, तो मैंने कहा कि कारोबार में फिर बार भी आता है। तो वो बार दूसरा वाला नहीं, ये वाला बार कि आपने बार उठाना है तो कार मिलनी है। सही। तो कारोबार बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल उस वक्त है जब आप बड़े जाइंट्स को देख के सोचो कि मैंने ये वाला कारोबार करना है, तो मुश्किल है। लेकिन अगर आप वही जाइंट्स को देखते हुए कि यार इनिशियल स्टेप मैंने कौन सा लेना है, अगर वहाँ से आप सोचना शुरू करोगे ना, तो बहुत आसान है कारोबार। दूसरी चीज़ ये कि लेट से आप रहते हो कराची का कोई फेमस एरिया, लालू खेत बड़ा मशहूर है, राइट। अब लालू खेत में आप अपने एरिया में रहते हुए कोई कारोबार करना चाह रहे हो, तो आप पहले तो ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वक्त मैं फेस कर रहा हूँ। आप लिस्ट डाउन करो, यानी कि गैप क्या है सोसाइटी, क्या मुश्किल मैं फेस कर रहा हूँ एज अ ह्यूमन, इस मोहल्ले में रहते हुए, इस इलाके में रहते हुए कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो मैं फेस कर रहा हूँ, उनको लिस्ट डाउन करो और उसमें से चूज़ करो कि कौन सी ऐसी मुश्किल है जिसको मैं आसान कर सकता हूँ अपने सोल्यूशन लिए। प्रोवाइड कर सकता तो हूँ। बेसिकली है ही सोल्यूशन प्रोवाइडिंग ना, कारोबार है ही, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो है ही सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का नाम, ठीक है। तो आपने उस मुश्किल को आसान कैसे करना है, अब उसके वे आउट ढूंढो कि पहले तो अपने आप के लिए वो आसानी पैदा करो। अब जैसे लेट से मैं इमेजिन करता हूँ कि जी लालू खेत में इस वक्त अगर सबसे बड़ा मुश्किल शायद काम होगा कि वो कीड़े मकोड़ों का या कचरे का वगैरह का, ठीक है। तो आप पेस्टिसाइड कंपनीज जितनी भी हैं उनको अगर आप फॉलो करो तो कराची की सिर्फ आबादी 2.5 करोड़ है, ठीक है। तो लालू खेत में अगर लेट से 1,00,000 बंदा रहता है तो आपके पास 1,00,000 बंदे की मार्केट है। इवन उस 1,00,000 में से भी 1,000 पे आप काम कर लो तो 1,000 बंदा आपका कस्टमर बन सकता है उस पेस्टिसाइड का कारोबार अगर आप शुरू करो। और बहुत इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होता है, 5,000 रुपये में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, केमिकल वगैरह। तो सबसे पहले आपने अपनी लिस्ट डाउन करनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ, और उस प्रॉब्लम को फिर कैसे सॉल्व करना है आप उस पर फोकस हो जाओ। तो वो इनिशियल स्टेज होगा, वहाँ से आप स्टेप करते चले जाओगे और फिर फोकस करो 5 साल का प्लान।
हमारे यहाँ एक मसला ये है कि मुझे 3 महीने में करोड़पति बनना है, तो ये नहीं होता। बिल्कुल ऐसा कारोबार करना है तो सुकून से, आराम से। उसकी मिसाल मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग सेशन में देता हूँ कि जब कारोबार जिस दिन शुरू करो ना, उस दिन एक पौधा लगा लो अपने घर के बाहर। अब उस पौधे की भी केयर करो, कारोबार की भी केयर करो। तो जिस दिन लगे ना कि यार मैं शायद कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो पौधे को देख लो कि वो अभी तक कितना बड़ा हुआ है। तो आपका कारोबार उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो आपको आहिस्ता आहिस्ता सुकून देगा वो पौधा आपको। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने इश्क की ना, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर पेशेंस है और पैशन है, ये 2 पीस अगर तुम्हारे अंदर है ना, तो कारोबार की तरफ जाओ, वरना जॉब करो ना अपना वक्त ज़ाया करो। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब एक स्टेज आएगा कि 5 साल के बाद आप एक स्टेज पे होगे, हो सकता है आप 1 साल में ही उस स्टेज पे आ जाओ जो आपका ख्वाब था, लेकिन 5 साल की प्लानिंग आपके लिए होनी अच्छा, ज़रूरी एक है। और सजेशन है आबिद बेली साहब, आप ये दीजिएगा कि जब हम कोई भी बिज़नेस प्लान करते हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमें हिट करता है वो ये होता है कि हम कोई पार्टनर्स बनाते हैं तो वो फाइनेंसिंग में हमें डिच कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया था, उन्होंने कोई 2-3 साल बाद जब बिज़नेस बढ़ने लगा तो उन्होंने कोई उसके अंदर फ्रॉड कर दिया और बिज़नेस बैठ गया। तो इस फ्रॉड से किस तरीके से बचा जाए? देखो, मैं अपनी मिसाल दूं कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किया है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, मैं फिर उनके पीछे नहीं भागता, क्योंकि अगर मैंने अपना टाइम उनके पीछे भागने में वेस्ट किया ना, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं उस मामले को अल्लाह पे छोड़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। लोग नहीं छोड़ते हैं, लोग कहते नहीं मेरा पैसा खाया हुआ है। तो थोड़ा सा सोचो कि उस खाए हुए पैसे, उस बंदे के पीछे भागने में आपका वक्त जो ज़ाया हो रहा है, अगर उसी वक्त को आप दोबारा अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ माइल कर लो, तो शायद आप उस पैसों से ज़्यादा पैसे बना ये लोगे। तो आबिद साहब, ये तो एक फैक्टर हो गया, लेकिन मेरे दूसरा, कहने का ये फ्रॉड की मतलब बात है कर रहे कि हो ना। बिजनेस ही बैठ जाए। बिजनेस ही 5 लाख रुपए का था, एक पार्टनर 2.5 लाख ले गया, अब 2.5 लाख में बिजनेस भला कैसे चले? तो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग करनी देखो, चाहिए? होता ये है कि अगर फ्रॉड करके बिजनेस बैठने होते हैं ना, तो बहुत सारे बिजनेस बैठ चुके होते हैं। ठीक है, शायद ही कोई बिजनेस अब चल रहा होता, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। लेकिन होता ये है कि वक्ती तौर पे आपको लगता है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अगर सुकून से बैठ के दोबारा स्टार्ट लो ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो डे फर्स्ट नहीं था। तो आप उसकी बेस पे दोबारा खड़े हो सकते हो। मैं, मतलब ये मुझे जानते हैं बहुत सालों से, मैं 4 दफ़ा बैंकरप्ट हुआ हूँ, लिटरली बैंकरप्ट हुआ हूँ, और दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हुआ हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं वहाँ पीछे मैं गया ही नहीं। पीछे देखता तो शायद मैं दोबारा खड़ा ना होता। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, हो सकता है मेरे ही ब्लेंडर हैं, हो सकता है मेरी ही गलतियाँ थी, तो वो गलतियाँ अब मैं नहीं करूँगा। अगर आपके दोस्त ने आपको डिच किया है तो उसका ज़र्फ, अब आप सिर्फ वो सोचो कि किन चीज़ों की वजह से मैं उससे डिच हुआ, वो चीज़ें अब नेक्स्ट टाइम ना करो, और अब आगे दोबारा फोकस करो, क्योंकि जब तक सांस है आपके पास रास्ते हैं। बिल्कुल। आपकी अच्छा, सांस बंद हुसैन नहीं थी, है। उसे हिसाब से मैं ये पूछना चाहूँगी कि डिसीजन मेकिंग किस तरीके से की जाए कि ठीक है, ये तो पार्ट है फ्रॉड का, जाहिर सी बात है, जिंदा रहेंगे तो बीमारियां भी होंगी, फ्लू भी होगा, बुखार भी होगा, तो किस तरीके से बचा जा सकता है? ऐसे कौन से डिसीजंस हम ले सकते हैं कि हमारी सेव हो जाए हमारी फाइनेंशियल देखिए, मैं इसमें आपको गुजारिश कर लूँ कि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में भी ये गुजारिश करता हूँ कि बिज़नेस ऐसा ही है जैसे स्विमिंग है। आप किताब से पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकते। बहुत अच्छे खूबसूरत बात है आपने बहुत अच्छे बुक्स हैं इस पे। अमजद साकिब की एक बुक है कामयाब लोग, अच्छा। वो पाकिस्तानी बिजनेस पे है, प्योरली पाकिस्तान, वो बच्चों को पढ़नी चाहिए। जो लोग जो है ना वो टाइम ही नहीं है सर बुक पढ़ने का, तो नहीं, अगर बुक लवर नहीं है तो फिर तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमारे बच्चे सिर्फ यूट्यूब लवर हैं और फेसबुक लवर हैं ना, फिर तो ख़त्म। अगर बुक लवर नहीं है ना, फिर तो तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा, मैं उसमें गुजारिश कर लूँ कि अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं और बुक से पढ़ के जा रहे हैं और आप सबसे पहले जाके 16 फीट वाली जगह से आप जंप लगा दें, तो आप तैर सकते हैं? नहीं बिल्कुल तैर भी सकते। नहीं। क्योंकि आपको सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट लेना पड़ेगा छोटे से पानी से, 4 फीट के, फिर 5 फीट के। जब आप सीख जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कर जाएंगे, तो आप आगे जाएंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपके पास बल्क में अमाउंट आ भी गया है, आप इन्वेस्टमेंट, हम तो ये सोचते हैं ना, हमारे पास अभी हम सैलरीड पर्सन जो लोग होते हैं ना, वो समझते हैं हमारे पास 1 करोड़ रुपये आ गया तो हम किसी को भी दे दें। और फिर जो आपने एक बात कही अभी कि वो आदमी फिर उसको देखिए, 2 चीज़ें ना, एक तो हो जाए लॉस, वो तो दोनों पे हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, लॉस हो गया उस प्रॉपर्टी, वो तो 90% हो जाता है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। एक वो होता है कि आपको आदमी डिच करके चला जाए, आपको फ्रॉड करके चला जाए, तो वो मैं समझता हूँ अगर कोई मुझे करके गया तो वो मेरी वीकनेसेस है। क्योंकि
जब मैं चेक एंड बैलेंस नहीं रखूंगा, मैं उसका पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर हूंगा, मैं उसके पास खुद जाके टाइम नहीं दूंगा। अगर आप टाइम दे रहे हैं ना अपने बिजनेस को, आपको कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर रहे हैं, अगर आपने 4 हाथों में, एक हाथ में 4 खरबूजे पकड़े हुए हैं तो नहीं उठा सकते ना। एक में एक अगर आप पकड़ेंगे तो आप उसको काबू कर सकेंगे, उसको कॉन्फिडेंटली पकड़ सकेंगे। ये जो प्रॉब्लम होता है ना कि उसने मेरे साथ, अब वो हम ट्रस्ट कर लेते हैं। हम कैसे कर लेते हैं? हम कर लेते हैं कि जी चलें ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, हमने उसको, एक मैं एग्जांपल दे दूं, हम उसको ब्लैंक चेक साइन करके दे देते हैं कि जी ये जाएगा मार्केट में देगा। मार्केट के यहाँ पे एक टूल्स है, मार्केट में एक तो पर्ची चलती है, या तो आप पर्ची दे दें अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, नहीं तो आपको चेक देना होता है, आप चेक दे दें। अब मोस्टली लोग जो हैं, भाई भी बैठे हैं, वो फ्रॉड ऐसे होता है कि वो आपके चेक के ऊपर जो हो जाता है, तो वो उस सूरत में होता है जब आपका गिरफ्त ना हो। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपकी जब तक बिजनेस के ऊपर गिरफ्त नहीं है, शौकिया बिजनेस ना करें, बिजनेस को अपना पैशन बनाएं। आप उसको, मैंने दोबारा लफ्ज, उसको अपना इश्क बनाएं कि तो ही आप कामयाब हो सकेंगे। और आप प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखें। बिजनेस में ट्रस्ट नहीं होता, आप भाई के ऊपर भी जो है ना वो अपनी चेक एंड बैलेंस रखें तो ही आप। ये इसकी एग्जांपल तो मेमन कम्युनिटी बड़ी अच्छी देती है, वो हर चीज चेक एंड बैलेंस, भाई पापा सब हिसाब किताब के बगैर आपका बिजनेस नहीं हो सकता। तो जो लोग नए नौजवान लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो कोई लंबी इन्वेस्टमेंट या छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बिजनेस ही होता है। जो ठेला चला रहा है वो भी बिजनेस होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कल यहाँ पे एक फ्रूट का ठेला लगा दूँ तो बस वो तो सबसे पहले तो वो मुझे मट्टी में मिला, आप ठेला लगाया हुआ है आपने, अच्छा तो आप क्या प्रॉब्लम है, ऐसा मतलब आप वो क्यों नहीं किया आपने, तो ये क्यों नहीं, लोग क्या कहेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे ना तब तक बिजनेस भी कामयाब नहीं हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे असफर साहब से, आई होप मुकम्मल आपकी बात हो गई है। असफर साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी, भाई हर कोई ये कहता है जब बच्चे स्पेशली बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं कि पहले जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, उसके बाद जो है बिजनेस की तरफ आना, कम से कम 3 साल तो जॉब तुम्हें करनी चाहिए। इस फिनोमिना में या इस बात में कितनी सदाकत है? अच्छा, वैसे अगर ये आप ग्लोबल डेफिनेशन देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा सदाकत है, क्योंकि दुनिया भर में सिवाय जो चंद इनोवेटिव बिजनेस हैं, फेसबुक वगैरह बने और दूसरे बने, ज़्यादातर, और जो हम सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, सिलिकॉन वैली, वहाँ जो एंटरप्रेन्योर की एवरेज एज है वो 40 साल है। ओके। और उन सब ने कोई ना कोई या तो बिजनेस किए और फेल हुए, या वो किसी न किसी नौकरी से 5 साल 10 साल का तजुर्बा लेकर और उसमें आए। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस पे हम फोकस नहीं कर सकते। उम्र का कोई इसमें हिसाब नहीं है। अगर आप अपने आइडिया पे आपको यकीन है और आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने बिज़नेस करना है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के बाद भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो बग़ैर डिग्रीज़ के भी बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं और कर चुके हैं। तो उम्र उसमें कैद नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो दुनिया भर में ये देखा गया है कि ख़ास तजुर्बे के बाद जिन्होंने अपना बिज़नेस किया है वो ज़्यादा स्टेबल हुए हैं। मैं पुरानी बात पे सिर्फ बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप अपना पेपर वर्क करने की आदत डाल दें, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन से हम किसी वजह से भागते हैं। हम अपने भाई के साथ या जिसके साथ भी कारोबार कर रहे हैं, अपने दोस्त के साथ शुरू भी कर रहे हैं, अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन सही होगी तो वो डॉक्यूमेंट बोलेगा, फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सारी कंप्लायंसेस, भले वो लीगल हों या रेगुलेटरी हों, वो कंप्लायंसेस अपनी पोजीशन पे होंगी। तो हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे बिल्कुल बिजनेस में हम ये पक्का कर लें, ये यकीन कर लें कि हमें डॉक्यूमेंटेशन होगी तो हमारी बचत होगी, हम अच्छे टैक्स पेयर्स भी बनेंगे, हम कंप्लायंस भी करेंगे, हमारी कंपनी में ये वाली दूसरी लीगल मसाइल भी नहीं होंगे, और हम एक अच्छी तरीके से अपनी कंपनी चला सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन। आबिद साहब का कोई मैसेज बच्चों के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं? मैं तो अभी बातों बातों में बता दिया था कि अगर पैशनेट हो और पैशंस हैं, सब्र है और इश्क है, तो कारोबार की तरफ जाओ, वरना जॉब करो, ठीक है, इट्स फाइन। नहीं, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि चेक एंड बैलेंस वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फादर के साथ करें, भाई के साथ करें, चेक एंड बैलेंस जो है आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी मेमनी में क्या कहा जाता है कि हिसाब किताब बाप बेटे का। इस बात का क्या मतलब है?
बस अगर बाप बेटा भी अगर कारोबार कर रहे हैं ना तो अपना अपना हिसाब भी, किताब जरूर अच्छा। रखें कि बाप ने कितना खर्च किया और बेटे ने कितना खर्च किया। हुसैन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं इसमें हमारे नौजवान नस्ल को ये गुजारिश करूँगा कि जो बिज़नेस है ना, उसका एम में ये रखें कि मैंने इसको एज अ शौक, एज अ मैंने बड़ा एंटरप्रेन्योर बना, पैसे वाला नहीं बनना। सबसे पहले आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे पीछे जो है ना वो अभी से मर्सिडीज पीछे लग जाए और मेरे पास बड़ी को, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस में आपको मेहनत करनी होती है और आप उसको अपना पैशन बनाएं, उसको आप अपना शौक बनाएं। और बिजनेस का पहला टूल है कि आप उसको टाइम देंगे। जब तक आप बिजनेस को टाइम नहीं देंगे, किताबों से पढ़ के नहीं होगा कि आप टेलीफोन से करें। तो लिहाजा अच्छा, और ये जहन से निकाल लें कि लोग क्या कहेंगे। जब भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो फिर आप लोगों से ना डरें कि लोग क्या कहेंगे। आपको छोटा सा छोटा काम करना पड़ेगा। आप ये देखें, हमारी जुड़िया बाज़ार है, ये बिजनेसमैन भाई भी बैठे हैं, क्या लोग वो करोड़ों रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, दिन के कमाते हैं वहाँ जो उनका बिजनेस होता है। लेकिन वो क्या करते हैं, ये जो स्टूल रखा है ऐसे स्टूल पे बैठे होते हैं, वहीं पे डील हो रही होती है, वहीं पे सब कुछ हो रहा होता है। उनके पास तो कोई मर्सिडीज नहीं है वहाँ पे, उनके पास तो एक छोटा सा एक दुकान होता है। और वो जो रहते हैं ना, वो 2-2 हज़ार की कोठियों में रहते हैं। तो लिहाजा आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये ना देखें अपने आप को कि मैं छोटा हो जाऊंगा या मैं बड़ा हो जाऊंगा। आप बिजनेसमैन हैं। अगर आपके पास ठेला भी है तो भी आप बिजनेसमैन हैं। अगर आप किसी बड़ी सेल्युलर कंपनी के मालिक हैं और किसी टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के, फार्मास्यूटिकल के मालिक हैं तो भी आप बिजनेसमैन हैं। तो आप अपने ऊपर टैग लगाएं बिजनेसमैन का, मेहनत करें। सबसे पहली बात ईमानदारी। ईमानदारी और पैसा तो हुसैन साहब अव्वल आखिर आना ही है आपके पास, आना ही है वो तो आपके अव्वल पास। आखिर आएगा। आप ईमानदारी से काम करेंगे, आपके पास कोई डर खौफ नहीं होगा। आप अपना प्रॉपर टैक्स देंगे, आप कहीं नहीं छुपेंगे, आप सर उठा के जिएंगे। तो बिजनेस का पहला फार्मूला ये कि सबसे पहले आप ईमानदारी से काम करें, जो रियासत की टैक्सेस हैं वो दें और मेहनत करें। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है कि आप मेहनत के बगैर तो कुछ भी मेहनत कहते हैं भाई, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अच्छा, एक और पॉइंट मैं चाह रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम शॉर्ट है, लेकिन जो पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रही हूँ कि ये जो स्टार्टअप करने वाले नौजवान हैं जो चाह रहे हैं, उनकी इस्लाह होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे बिजनेस है, असफर साहब आप भी बता दें और आबिद साहब आप भी बता दें कि कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें अगर स्टार्टअप किया जाए तो 1 साल 2 साल बाद उसका अच्छा, मतलब अगले 10 साल तक स्कोप है। जी असफर अगर आप मुझसे पूछें तो टेक्नोलॉजी के डिफरेंट लेवल पे आप काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब कभी फेल ही नहीं होती ना वो। हाँ, तो उससे एक आसानी ये होती है कि आप बहुत जल्दी इनोवेट भी करते हैं और आप बहुत जल्दी ग्लोबल हो जाते हैं। बैनुल अक़वामी लेवल पे आपको उसकी जो है वो एक एहसास आपको ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट बिक गई है, दुनिया भर में आपको एक फॉलोइंग मिल रही है। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस करें, उसमें आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, उसमें आप ई-कॉमर्स बना सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो ब्लॉकचेन में काम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करें। अब दुनिया कह रही है कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये, अब ये हाँ, और ये डिजिटल एज है। तो ये स्टार्ट हो चुकी है जी हाँ, 4th जी हाँ, रेवोल्यूशन। ये इसमें हम चेंज कर रहे हैं, दुनिया चेंज हो रही है। अब ये जो आप 5G देख रहे हैं, जो आगे आप वेरेबल्स होंगे कि हर चीज़ आपकी कनेक्टेड होगी इंटरनेट के थ्रू, आपकी गाड़ियाँ, आपकी हर चीज़। तो नौजवान उस जहन पे सोचें, इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजिस्ट इस चीज़ पे सोचें कि क्या हम एक कनेक्टेड दुनिया जो आगे दिख रही है, जो दुनिया होना शुरू हो गई है, इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेंगे हम, तो हम फ़ौरन के फ़ौरन पाकिस्तान में भी और एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। पहले यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी मसाइल के हल पे जब हम जाते हैं तो हम खुद ब खुद ऐसा बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं जो हमें सक्सेस भी देता है, यानी हम उसमें कामयाब भी होते हैं और साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के जो बिज़नेस में आ रहे हैं लोग, उनको बहुत जल्दी उनको तरक्की मिलती है। और दुनिया के कई मिसालें ऐसी वियतनाम की है, फ़िलीपींस की है, और मॉडर्न दुनिया जो ज़ाहिर है जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जैसे जापान है, जर्मनी है, अमेरिका है, वो तो है ही हैं, लेकिन जो अभी हमारा भारत है या वियतनाम है या आगे अगर आप कोरिया में देखें, मलेशिया, सो इनके बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ ने कितना फ़िलीपींस में कितना फ़ायदा हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ टेक्नोलॉजी पे, और साथ साथ ज़ाहिर है छोटे बिजनेसेस जो हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस,
ये तो हमेशा इकॉनमी को मिडिल क्लास ने जब इसमें बिज़नेस में हाथ दिया है तो फिर ये तरक्की हुई है। तो मेरी कॉल है टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बिजनेसेस आगे भी दिख रहे हैं कि वो एक तरक्की देगा मुल्क को। तो मैं तो कहता हूँ कि आप Technology. बिल्कुल टेक्नोलॉजी पे आगे आबिद साहब क्या कहते हैं, कौन से बिजनेसेस हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होंगे और सक्सेसफुल रहेंगे? देखो, तीन मेरे जहन में इमीडिएट जो है ना, तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त फुल फोकस्ड है दो चीज़ों के ऊपर, एक्सपोर्ट और टूरिज्म। टूरिज्म टूरिज्म, ठीक ओके। है। तो पाकिस्तान में अगर आपने बिजनेसेस शुरू करने हैं तो वैसे तो तीन बिजनेसेस मैं बताऊंगा। पहले तो कोई ऐसी चीज़ आप बनाना शुरू करें चाहे छोटे लेवल पे, जिसको बाद में आप एक्सपोर्ट भी कर सकें। दूसरा, टूरिज्म के बिजनेस की तरफ फोकस करें, क्योंकि इस वक्त जो लास्ट जो नंबर्स अच्छा आए हैं आबिद ना, साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने कल ही खबर पढ़ी है कि वो जो हमारा पोलो का एक होता था शंदूर सिंदूर में होता था, चित्राल के में, वहाँ पाकिस्तानियों को भी बड़ी मुश्किल से आप जाते थे, बड़ी मुश्किल से होता था। लेकिन अब ये है कि अगर फॉरेनर्स वहाँ पे जाना चाहते हैं तो उन्हें भी आराम से परमिट भी मिल जाएगा और वीज़ा भी मिल जाएगा। आप इस दफ़ा बिल्कुल के जो सही बात कह नंबर रहे इस हैं। दफ़ा के जो नंबर्स आए ना, वो 23 लाख विजिटर्स आए हैं 23 पाकिस्तान। लाख विजिटर्स। जी, तो आपकी जब टूरिज्म इंडस्ट्री में जब आप इंटर होगे तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने घुमाना फिराना है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे वो नया पाकिस्तान की जो हाउसिंग स्कीम के बारे में कहते हैं ना कि बहुत सारी फील्ड्स रिलेटेड है, जी जी। तो टूरिज्म से भी बहुत सारी फील्ड्स रिलेटेड है। खाना पीना हो गया, टूर गाइड हो गए, और इस किस्म की कपड़े वगैरह आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। और फिर कुछ लोगों को पसंद आता है मुल्क तो वो बस भी जाते हैं आके। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ जो इस वक्त जो मुझे नज़र आ रही है ना, बहुत अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाह रही है हर बंदा टैक्स नेट में आ जाए, और टैक्स नेट में 17 लाख सिर्फ टैक्स नेट में, बाकी और 22 करोड़ की आबादी है। बहुत बड़ी मार्केट है अगर आप टैक्स कंसल्टेंसी फर्म खोल लो। अच्छा, जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप खुद टैक्स कंसल्टेंट हो, हाँ, आप हायर कर कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटेंट्स हायर कर सकते हो, जो चार्टर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं इस वक्त, ACCA कर रहे हैं, उनको हायर कर सकते हो, इंटर्नशिप पे रख सकते हो। तो इस वक्त तो मेरे जहन में जो आइडिया इस वक्त जनरेट हो रहा है वही कि टैक्स कंसल्टेंसी फर्म जो है ना, क्योंकि जो हमारी FBR है ना, वो इतना ज़्यादा क्लियर मैसेज नहीं दे पा रही, अवेयरनेस नहीं दे पा रही। तो बिज़नेस कम्युनिटी जो है ना, वो उसको डॉक्यूमेंट को जो 26-27 पेज का है, वो पूरा डॉक्यूमेंट उसको आप पढ़ के अंडरस्टैंड करके, और अगर आप अपना एक फर्म शुरू कर दो तो इस वक्त बेस्ट बिजनेस है। ज़बरदस्त आइडिया आपने दिया है, क्योंकि 3 जुलाई को जब ये स्कीम ख़त्म हुई थी तो 1,37,000 लोग थे जो फाइलर्स बने थे। जाहिर है फ्यूचर में उन्हें मज़ीद कंसल्टेंसी की ज़रूरत होगी। ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं भाई। 5,000 रुपीज़ फीस रखो और टारगेट लगा लो कि 2.5 करोड़ की आबादी जो कराची शहर की है, 1% 2.5 लाख लोगों को भी अगर आपने कवर किया, 5,000 मल्टीप्लाई कर लो। ज़बरदस्त आबिद साहब, आप तो मतलब भाई ये देखें, ये होता है बिजनेसमैन का दिमाग। यहाँ प्रॉब्लम देखी, वहाँ पर बिजनेस का पूरा प्लान फोरकास्ट के साथ तैयार कर लिया। हुसैन साहब क्या कहते हैं? मैं गुजारिश कर लूँ कि हमारे पाकिस्तान में सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ ये है कि हम फूड पे डिपेंड करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम आउटिंग फूड चले गए, तो हमारे पास फूड का बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर आप ईमानदारी से अच्छा साफ सुथरा फूड का काम करना चाह रहे हैं, होटलिंग में आना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा हुसैन स्कोप साहब है। अब तो इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हो गए, मुझे तो लगता है ये अब अभी भी बहुत है। डिक्लाइन। लेकिन इसके बावजूद भी आप जाएं तो आपको जगह नहीं मिलती। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है ना। अच्छा, हम लोग बड़े पेटू कौम है, हम बड़ा हाँ जी, खाते हमारे हैं। पास रिसोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही एक है कि हम लोगों को अच्छा भाई क्या मुलाकात करनी है, चले खाने पे चलते हैं, चले 2 दरिया पे चलते हैं, चले इधर चलते हैं। तो दूसरी बात, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, कितने भी वर्स्ट सिनारियोज हुए, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, कपड़े तो सब लोग पहनते हैं। क्लॉथिंग में आए, आप होममेड बनाएं। अगर आप बड़े लेवल पे नहीं बना सकते हैं तो आप घर में बनाएं, आप सेल करें। आपका एक सर्किल है, आजकल तो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं ना, 550 व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, और उस 550 पे एक ही चीज़ आ जाती है ना, वो हर वक्त तो आते रहते हैं। तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप घर में एक बिज़नेस करें, बुटीक खोलें। तो ये जो 2 बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, इनका तो स्कोप है ही है ना खाना खाने से कोई रुक सकता है, एवरग्रीन बिजनेस है, ना आप कपड़े पहनने से रुक सकते हैं। देखें हमारी जो आप लोग जो यंग जनरेशन है हमारे, इनका तो एक ही खाना तो नहीं खा रहे ना आजकल यंग जनरेशन, वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉथिंग पे बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। उनके लिए तो रोजाना एक नए डिज़ाइन का सूट होना चाहिए और महंगे से महंगा होना। तो ये पाकिस्तान में 2 बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं, आप इनको प्रोमोट करें। आप हमारे जो कल्चर है, हमारा पंजाब का कल्चर है, हमारा सिंध का कल्चर है, हमारे पख्तून भाइयों का कल्चर है, हमारा बलोच का कल्चर है, उस ट्रेडिशन के साथ आप क्लॉथिंग करें।
फिर जैसे हमारे पास अभी एक अच्छी बात है कि टूरिज्म भी हो रहा है। दुनिया में इतने बड़े बड़े मुल्क हैं जिनका रिसोर्स ऑफ इनकम जो है वो मेजर जो है वो टूरिज्म है, जिसको हम अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब चलें उस पर फोकस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो लोग आएंगे। तो वो जो बाहर से लोग आते हैं, जो हमारी जो लोकल हमारे ब्रांड्स होते हैं, उनकी जो हमारी कढ़ाई होती है, उनकी जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसका स्कोप बढ़ेगा, उसको आप प्रोमोट करें, क्लॉथिंग में आए, फूड में आए। ये बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं और इनको कोई बीट नहीं कर सकता। पाकिस्तान में कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, खाना भी खाते हैं और कपड़े भी पहनते हैं। बिल्कुल, एक तरीके से आप भी ये कह रहे हैं कि टूरिज्म अब बढ़ती जा रही है। तो मुझे एक बात जो मुझे लगता है कि लैकिंग है, मैंने भी पढ़ा था कि भाई इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि बहुत सारे अब जो है वो टूरिस्ट हाउसेस और होटल्स वगैरह बनाए जाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने खुद भी पाकिस्तान को ट्रैवल किया है, तो पाकिस्तान में सबसे बड़े जो 2 प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से टूरिज्म हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो एक तो है कि रास्ता ठीक नहीं है। रास्ते इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं कि वो दिखने में उसको जब आप जीप भी चल रही होती है तो एक टायर आपका वहाँ होता है, एक हवा में ही टायर होता है आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। देखिए, ये 2 जो है आई थिंक इस पे भी काम करना चाहिए। गुजारिश करूँ ना कि टूरिज्म के लिए जो भी आदमी आता है वो अपने बच्चों के लिए या वेकेशन गुजारने आता है ना, पीस ऑफ माइंड के लिए आता है। तो अगर आप उसको टूटा हुआ रोड देंगे तो वो तो उल्टा परेशान होगा। वो क्यों आएगा? वो तो कहेगा भाई इससे अच्छा है फिर मैं अपने घर में ही बैठ जाऊं। अगर आप उसको लॉ एंड ऑर्डर वर्स्ट देंगे तो भी वो क्यों आएगा? तो जब तक आप उसको एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक तो आपका टूरिज्म भी नहीं डेवलप हो सकता ना। आप एक खाइयों में खड्डों में गाड़ी चला, कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, आपका जब माइंड ही रिलैक्स नहीं हो रहा तो फिर किसी काम की टूरिज्म नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई गवर्नमेंट वाला हमें देख रहा है तो हमारा यही मैसेज है कि जनाब टूरिज्म का इतना ज़्यादा स्कोप है तो सड़कों के ऊपर और बिजली प्रोवाइड करने पर भी काम किया जाए। उसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के, आप लोग आए, रियलिटीज़ बताई काफ़ी सारी, काफ़ी हमें आगाह किया कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। हमारे छोटे से जहन को मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मटर से जो है ना वो चने के दाने जितना हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। नहीं, ये सारा मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन आज का जो शो था मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा। और अगर आपने शुरू का मिस कर दिया है तो यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट शो टू वॉच, क्योंकि आपको इतनी सारी रियलिटीज़ इसमें बताई गई हैं, अमेजिंग। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। असफर साहब आपका शुक्रिया, आबिद साहब आपका शुक्रिया और हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको एक ऐसे नए टैलेंट से मिलवाएंगे, और क्योंकि वो टैलेंट क्या है मैं अभी नहीं बता रही, ये सरप्राइज़ है, लेकिन आप देखते ज़रूर रहिएगा क्योंकि वो भी एक टैलेंट है जो कि बिलोंग करता है एक ऐसी जगह से जो शायद आप और मैं, हमारे लिए एक बहुत अनोखा होगा। लेकिन स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग बिकॉज I am very very excited to meet her। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। बैक, आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे एक ऐसे टैलेंट से जिसको बारे में आप जब जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। क्योंकि हमारा जो एक इलाका है फुल ऑफ टैलेंट, मैं तो कहती हूँ उसका नाम जो रख देना चाहिए वो है टैलेंट पूर, उसका नाम रख देना चाहिए। उस इलाके को फ़िलहाल हम लियारी के नाम से जानते हैं और वहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट है। हमारे पास वहाँ फुटबॉलर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, फुटबॉल टीम्स हैं। कौन सा ऐसा टैलेंट है जो अब हमें उस इलाके में नहीं मिल रहा है? वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली एक फ़र्स्ट फीमेल बॉक्सर जो हैं जिन्होंने इंटरनेशनली खेला है, पहली फ़ीमेल हैं जो कि नेशनल लेवल्स पर खेल रही हैं, साथ ही साथ नेशनल चैम्पियनशिप भी ली है, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ इस वक्त रज़िया अब्दुल अज़ीज़ से। अस्सलाम वालेकुम रज़िया, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे ज़्यादा जो किरदार होता है किसी को सपोर्ट करने में, स्पेशली जब बात आती है एक बेटी को सपोर्ट करने में, तो सबसे ज़्यादा जो उसको डिफेंड करती है वो होती है उसकी माँ। वो हर मुश्किल से लड़ती है, फैमिली से लड़ती है, मोहल्ले वालों की बातों से लड़ती है। बहुत सारे लोग उससे तरह तरह के सवाल करते हैं कि बेटी है, इसको तो तुम्हें शादी जल्दी कर देनी चाहिए, उसे तो घरेलू काम सिखाने चाहिए। तो जो एक माँ होती है ना, वो इन सारी चीज़ों से लड़ रही होती है, अपनी बेटी को कुछ
प्रूव करने के लिए, नहीं मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। तो मैं आपको आज रज़िया की वालदा से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हलीमा अब्दुल अजीज़ से। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं दूंगी कि आपकी जो इतनी काविशें थी अपनी बेटी को सपोर्ट करने की, वो फाइनली रंग ले आई हैं। जी, सपोर्ट किया है हमेशा से। वो तो ये कुछ बेहतर बता सकती है मुझसे ज़्यादा। बिल्कुल जनाब। रज़िया से ख़ुद पूछते हैं, रज़िया जब बाहर पहली दफ़ा इंटरनेशनल जब उसमें रिंग में उतरी थी तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या फील कर रही थी? नर्वस थी या कॉन्फिडेंट थी, नहीं आई कैन डू दिस? बहुत खुश थी और बहुत कॉन्फिडेंट थी। डर तो बिल्कुल भी नहीं था मेरी आंखों में और मेरे दिल में। उस वक्त यही था कि आज मेरे हाथ में मेरे ग्लव्स हैं और रिंग है, मुझे वो जगह मिल गई है जहाँ हमेशा से मैं आना चाहती थी और खेलना चाहती थी। क्योंकि मेरे टीचर सर सैयद शाहिद खान, उन्होंने बस हमेशा यही कहा कि यू कैन मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो अपने दिलो जान से मेहनत करो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो। तो उनकी जो उन्होंने मुझे मेंटली ट्रेनिंग जो दी है उन्होंने, और उनकी मोटिवेशन, उनकी टीचिंग्स, उनकी गाइडेंस, जहाँ क्योंकि वो मेरे बॉक्सिंग कोच नहीं है लेकिन उन्होंने मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। वो मैं उनसे मिली इस तरह थी कि और मेरा शौक़ भी जो है बॉक्सिंग का उन्हीं को देख के हुआ। वो मेरी इंस्पिरेशन है बॉक्सिंग में और मेरी लाइफ में भी। तो उनको देख के जो है मुझे बॉक्सिंग का शौक़ पैदा हुआ। फिर जो है मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की तो उस वक्त मेरी अम्मी से मैंने इजाज़त ली कि मैं बॉक्सिंग करना चाहती हूँ। तो अम्मी ने मुझे इजाज़त दी और वो मुस्कुराई और उन्होंने मुझे इजाज़त दी। फिर इसके बाद मैंने एक हफ़्ते बाद मैं सर के पास गई, सर सैयद शाहिद खान के पास। उनको मैंने बताया कि मैं बॉक्सिंग कर। सर बहुत खुश हुए। फिर सर ने मुझे कितने साल की थी जब स्टार्ट किया? मैंने 2016 में स्टार्ट किया था बॉक्सिंग। तो उस वक्त मेरी एज 18 या 19 थी आई गेस। फिर जो है मैं कंटिन्यू जो है ट्रेनिंग करती रही और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी क्योंकि न्यू बॉक्सिंग थी। लियारी से ही स्टार्ट हुआ था, लड़के ज़्यादा बॉक्सिंग करी थी। तो मैचेस जो है बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हो जाते थे, कभी कैंसिल हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मैं सोचती थी यार क्या होगा। तो उस वक्त फिर सर सैयद शाहिद खान उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे कहा कि लड़की यकीन रखो और मेहनत करती जाओ, अगर हार मत मानो। तो इस वक्त जो है मैंने ट्रेनिंग जारी रखी सर की बात को मानकर। और मेरी अम्मी जो है वो रोज़ मेरे साथ ट्रेनिंग क्लब आया करती थी, रोज़ मेरे साथ बॉक्सिंग क्लब आया करती थी, मुझे ट्रेनिंग देती थी, मुझे मतलब ट्रेनिंग के वहाँ बैठती थी, ट्रेनिंग करती थी। जी सपोर्ट करती थी। और इसके अलावा मेरे जो बॉक्सिंग कोच हैं उस्ताद बेसिक कोच जो हैं वो उस्ताद मूसा कमरानी, उन्होंने मुझे बहुत बेसिक जो ट्रेनिंग वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसके अलावा मेरे टेक्निक जो कोच हैं वो नौशाद फ़तेह जो इंटरनेशनल बॉक्सर भी हैं और सेफ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। अच्छा, वो मुझे अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग दे रहे हैं और आई रियली अप्रिशिएट फॉर देयर टाइम एंड फॉर देयर लाइक पार्ट। एंड सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं अपनी अम्मी की हूँ और सर सैयद शाहिद खान की हूँ जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, और नौशाद फ़तेह की हूँ जो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल, और दुआओं में भी अपने याद रखा करें क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंसान को सपोर्ट करता है वो पेरेंट्स के बाद उसका टीचर सपोर्ट करता है। हलीमा से मैं पूछना चाहूँगी, 17-18 साल की एज में इन्होंने चूज़ किया कि अब मैं बॉक्सिंग की तरफ जाना चाहती हूँ। हलीमा ये तो वो एज है जब माएँ सोचती हैं कि अब तो शायद इसको उसके घर का करने की प्रैक्टिस देनी चाहिए और अब शुरू करना चाहिए इसके लिए कोई रिश्ता अच्छा सा देखना। उस टाइम आपके लिए मुश्किल था ये इसको अलाउ करना? नहीं, मुश्किल मेरे लिए इसलिए नहीं था कि मैंने कभी भी इसके शौक़ पे पाबंदी नहीं लगाई। ये जो करना चाहती है, अगर हम घर में माँ बाप लड़कियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कोई और सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये होता था कि कोई आपके इर्द गिर्द माहौल वाले यानी कि मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि हलीमा ये क्या कर रही हो तुम? जी, अभी तक भी लोग ये कहते हैं कि तुमने इसको किस उसमें डाल दिया है, ये अगर तुम इसकी शादी की तरफ सोचती। अभी भी लोग मुझे ये कह रहे हैं कि अब इसकी शादी का सोचो, मगर ये कहती है नहीं, मैं पहले ना कुछ करना चाहती हूँ, गोल्ड मेडल जीतना चाहती हूँ, फिर इसके बाद अभी तो मेरी शादी का सोचना भी नहीं। तो मैं भी कुछ इसके ऊपर दबाव नहीं डालती होंगी कि जब अगर बच्ची खुश नहीं है इस बात से तो ज़बरदस्ती करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, उसका दिल मार के अगर हम दिल मार देंगे बाद में तो शादी हो जाती है ना, तो जब वो औरत बन जाती है तो फिर तो उसने अपना दिल मारना ही होता है। बिल्कुल। तो माँ बाप के घर में ही आज़ाद लाइफ होती है। बिल्कुल।
और वही इंसान एंजॉय नहीं करता तो बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि हम अपनी अम्मियों को जब देखते हैं तो ना उनका कोई संडे होता है, ना उनकी रात होती है, ना थकन होती है, ना सुबह होती है। सुबह हमारे साथ हमारे पहले अबू जाते हैं, उनके साथ उठ जाती हैं, फिर हमारे साथ उठ जाती हैं, फिर छोटा सा घर में बच्चा होता है यानी कि भतीजे भांजे वगैरह कुछ होते हैं तो उनके लिए उठ जाती हैं। तो माओं की तो वाकई में कोई रिलैक्सेशन नहीं होती। एक शादीशुदा औरत जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों का सोच रही होती है। अगर कुछ कर सकती हैं फ़िलहाल, क्योंकि रज़िया फ्री बर्ड हैं, अभी आज़ाद हैं, तो मज़ीद क्या प्लान्स है रज़िया के? मेरा यही अभी मकसद है कि मैं आने वाले तमाम मैचेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूं और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, जिसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो खिलाड़ी हैं उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर हम सेटिस्फाइड ही नहीं है इस बात से कि मुतमईन नहीं है। हम हमेशा इसी बात की टेंशन में रहते हैं नेशनल कैंप्स में रहते हुए कि हमारे घर में जो है चीज़ें ठीक है या नहीं। मैं इंटरनेशनल बॉक्सर हूँ बट स्टिल आई एम जॉबलेस। मेरे पास जॉब नहीं है जो एक खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। यहाँ और के आई थिंक स्पोर्ट्समैन को तो एक जो है आपकी गवर्नमेंट बेस पे एक सपोर्ट होनी चाहिए ना, आपका तो स्टाइपेंड होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टाइपेंड नहीं, जॉब होनी चाहिए प्रॉपर कि उनका मुस्तकबिल जो है वो बॉक्सिंग में नहीं है। लड़कियां हालांकि है ना लियारी में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, मगर उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके माँ बाप क्या करें। लेकिन हम बॉक्सिंग कर भी रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा फ्यूचर जो है हम अब ये सोचे कि हम अभी टाइम दे रहे हैं तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल सपोर्ट अस इन द फ्यूचर। हमें अब हम अगर खेल रहे हैं तो हम खुले दिल के साथ और फ्री माइंड के साथ खेल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम इसी बात की टेंशन में कि हम अगर जॉब छोड़ के खेलने जा रहे हैं तो हमें जॉब से ना निकाल दें। हमारी अम्मी जो हैं, अगर कोई इवेंट आ रहा है, ईद वगैरह आ रही है, तो हमारी अम्मी जो है वो किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो। मैं इसी सोच में जो है गुम रहती थी, मैं टेंस रहती थी बेसिकली। मैं टेंशन फ्री नहीं थी नेशनल कैंप में। मैं इसी सोच में रहती थी कि यार अम्मी कैसे ईद वो करेंगी, ईद में सब कैसे तैयारी करेंगी, सारी प्रिपरेशन कैसे करेंगी पूरी। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि डिपार्ट्स जो हैं, जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स है, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, वापडा के इलेक्ट्रिक, और इसके अलावा पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, ये जो डिपार्ट्स हैं इनमें लड़कों के लिए बॉक्सिंग में जो है कोटा है, यानी कि उनके लिए जॉब्स भी हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर, इनको परमानेंट जॉब दी गई है। लेकिन गर्ल्स के लिए, फीमेल बॉक्सर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तक कोई डिपार्ट नहीं बना है, अभी तक कोई फीमेल बॉक्सिंग के लिए फीमेल कोटा का कुछ भी नहीं बना है। मैं चाहती हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कि वो डिपार्ट्स को अलॉट करें कि वो ये जो है गर्ल्स बॉक्सिंग को भी मतलब उनका एक टीम बनाए, कोटा होना चाहिए। इसके अलावा टीम बनाए, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ऐसा नहीं कि न्यू है, 3-4 साल होने वाले लड़कियां बॉक्सिंग कर रही हैं, और लियारी में तो काफ़ी लड़कियां हैं जो बॉक्सिंग कर रही हैं। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है जितने भी डिपार्ट्स हैं ना, ये फोर्सेस हो गई हमारी सारी, और वापडा हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, कराची पोर्ट ट्रस्ट हो गया, इन सब डिपार्ट्स को चाहिए कि फीमेल कोटा भी रखें और बॉक्सिंग टीम बनाएं। तो लड़कियां जो हैं वो आगे भी आएंगी, वो प्रमोट भी होंगी, और उनको ये होगा कि हम जो है अगर ये आज पार्टिसिपेशन दे रहे हैं ना, अपना वक्त, अपनी जान, सब कुछ, तो हमें मुस्तकबिल में अफसोस नहीं होगा इस बात पे कि हम क्यों कर रहे हैं ये, हमने क्यों किया, हमने वक्त क्यों ज़ाया किया। मैं अभी पढ़ भी रही हूँ साथ में, और इसके अलावा जो है ऐसा नहीं कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, आई एम क्वालिफाइड, लाइक आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी जॉब। और अगर मैं किसी जॉब के लिए जाती भी हूँ तो वो ये कहते हैं कि आप तो कोई आपका गेम होगा या टूर्नामेंट होगा, आप तो चले जाएंगी कराची से बाहर या मुल्क से बाहर, तो हम फिर क्या करेंगे, आपकी सीट पे कौन बैठेगा। तो जाहिर है मैं इनको कोई जवाब नहीं दे सकती उस बात के लिए। क्यों? क्योंकि जाहिर है वो उनकी बात भी ठीक है कि उनकी सीट खाली होगी, वो पे कर रहे हैं, तो उनको चाहिए बंदा जो काम करे। बिजनेस तो इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जो मैं आपको जैसे कह रही हूँ कि जितने भी ये डिपार्ट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, वापडा एयरफोर्स और कराची पोर्ट ट्रस्ट, इनकी जो टीम्स हैं, अगर यहाँ के लड़के जो हैं बॉक्सिंग में हैं और खेलते हैं, तो वो अभी खेल रहे हैं उनकी तरफ से। सिर्फ जब वो रिटायर हो जाएगा तो उनके पास एक जॉब होगी परमानेंट, और उनको मतलब उनका फ्यूचर सिक्योर है। उनको किसी बात की टेंशन नहीं कि हम जब बॉक्सिंग से फ्री हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं उनका।
वो फ्री ऑफ लाइक वो खेल रहे हैं आराम नहीं, से। हमारी भी यही कोशिश होगी रज़िया कि आपका ये जो मैसेज है जो गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए है वो आगे से आगे जाए, जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं वहाँ तक जाए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप पायनियर्स में से हैं, यानी कि आपने इस चीज़ को शुरू किया है। 3 साल आई थिंक बहुत कम अरसा है, क्योंकि रज़िया आप लोगों का जो स्ट्रेंथ है, लियारी के से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, जो प्लेयर्स लियारी से बिलोंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत हैं। हमने असल में फ्यूचर में ये देखा है कि अगर लड़कियाँ किसी फील्ड में आगे आती हैं तो बहुत जल्दी बैक ऑफ कर जाती हैं। तो समझे ये भी आपका एक स्क्रीनिंग फेज, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा लोग ये डरते हैं कि भाई लड़कियां आए 3-4 साल से तो खेल रही हैं, ऐसा ना हो फिर इनका मूड बदल जाए, इस तरीके की भी तो लेकिन इनसिक्योरिटी है ना? अगर ये इनसिक्योरिटी इस अगर रखते हैं तो ये भी तो सोचें, अगर अगर ये लोग लड़कियों को सपोर्ट करेंगे इस तरह, तो फिर कितनी लड़कियां जो है वो ज्वाइन करेंगी। बिल्कुल। ये सिर्फ फिर ये कारवां बनता जाएगा, लड़कियां ज्वाइन करती जाएंगी। लेकिन अभी देखें मुझे, मैं अच्छा हूं यहाँ स्कोप पे, नजर आएगा तो फिर कोई भी ज्वाइन हर करेगा, कोई ज्वाइन willingly। करेगा। अगर पहले जो है वो क्वालिफिकेशन स्टडीज पे इतनी पाबंदी लगाई जाती थी, कोई एजुकेशन पे इतना रोक टोक किया जाता था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। बट अब हर कोई जो है ना, हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारी बेटी कम से कम ग्रेजुएट हो। हर कोई ये चाहता है। पहले तो मैट्रिक में ही शादी करा दी जाती, मतलब वो उनकी शादी करा दी जाती थी। लेकिन अब लड़कियां भी जो है वो बोलती हैं हमें मास्टर्स करना है, वो लाइक आउट ऑफ सिटी जाके पढ़ रही हैं, आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ रही हैं। हो रहा है ना, क्योंकि स्कोप है। अगर स्कोप नहीं होगा किसी चीज़ में तो कोई भी आगे नहीं आएगा। अगर जॉबलेस ही रहेंगे स्पोर्ट्स में आके, तो पाकिस्तान में जो है खेल का मुकाम गिरता ही जाएगा और कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई आ रहा है तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। अब जो है इमरान खान हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो तब्दीली की बात करते हैं, तो मैं उनसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि तब्दीली वो जिस तरह बाकी चीज़ों में लेके आ रहे हैं, उनको चाहिए कि खेल के मैदानों में भी इस तरह जो है वो खेलों में भी इस तरह तब्दीली लेके आए, ताकि हमारा जो हमारे मुल्क में जो स्पेशली लियारी में जो खिलाड़ी है ना, वो प्रमोट हो, वो आगे आए। अगर आप देखेंगे ना, लियारी में इतने खिलाड़ी हैं, मैं नहीं समझती पूरे पाकिस्तान में भी इतने खिलाड़ी होंगे, इतने ज़्यादा। हर घर में कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई नौजवान स्पोर्ट्स कर रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि इसके अलावा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती लियारी के बच्चों को, कोई फैसिलिटी नहीं। फिर भी उनकी एक जूनियर टीम बनाई गई थी फुटबॉल की, उसमें उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। कोई ये आम बात है, ये छोटी बात है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे मुल्क के लिए। तो हमारे मुल्क को चाहिए, अगर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे तो वो कहाँ कौन से लेवल पर जाके कॉम्पीट कर रहे होंगे, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, बिकॉज हम देखते ही नहीं है वो चीज़ों को, हम सोचते ही नहीं उन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल रज़िया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट अब जितना ज़्यादा टैलेंट उभर के लियारी से आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का फोकस जो है वो लियारी की तरफ हो गया और काफ़ी सारे टैलेंट्स को एक्सप्लोर भी वहाँ से किया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि फ्यूचर में आपका भी फीमेल बॉक्सर्स का भी कोटा होगा, सब कुछ होगा। मैं एक जल्दी से एक लाइन जो है हलीमा से लेना चाहूँगी कि मदर्स के लिए कोई लाइन कहें कि भाई किस तरीके से अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें। इग्नोर कर देना चाहिए लोगों को। अगर हम खुद उन बातों को लेकर बैठेंगे तो सामने वाले को और बातें करने का मौजू मिलेगा। अगर हम अनसुनी कर देंगे तो फिर कोई और बात नहीं कर सकता। बिल्कुल ज़बरदस्त। हलीमा ने जिस तरीके से ये बात करके कि बातों को अनसुनी करके आज रज़िया को इस मकाम तक पहुंचाया है, और मैं बहुत दुआ गूँ कि रज़िया मज़ीद बहुत आगे बढ़ें। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जितने सारे स्पोर्ट्समैन हैं, क्योंकि हमने पास में भी देखा है कि जितने ज़्यादा स्पोर्ट्समैन होते थे उनको इतनी ज़्यादा जो है ना बैक ड्रॉप्स होते थे, इतने ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता था, तो उनको जो है पीछे हटना पड़ता था। तो ज़रूर दुआ कीजिएगा। यहाँ पे शो का वक्त ख़त्म हो गया है। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए, पसंद करते रहिए जी उठा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।